का हैलोजनीकरण करता है ना Cl2 के एक्सिस में। एक मिनट, C2H6 का हैलोजनीकरण Cl2 किसमें? एक्सिस में। एक्सिस में, ठीक है। इसमें 9 प्रोडक्ट्स बनते हैं, वो कैसे? 9 प्रोडक्ट बनते हैं। आप एक पहले तो मोनोहेलाइड क्या बनेगा? एक ही बनेगा। डाइहेलाइड कितने बनेंगे? ऐसे बनाओ पहले तो, मोनोहेलाइड जो एक ही बनेगा, है ना। फिर डाइहेलाइड 2 बनेंगे क्या, है ना। फिर ट्राइहेलाइड, एक मिनट, हाँ जी। इधर देखो, मेरी वॉइस आ रही है सबको? ट्राइहेलाइड बनाओ आप, 3 Cl जोड़ो, एक ही कार्बन से जोड़ सकते हो 3, या फिर एक से 2 ऐसे टेट्राहेलाइड बना दो। कितने? एक कार्बन से 3 और एक से 1, या फिर दोनों से। कितने बन गए? 1 2 3 4 5 6 7, और लगा दो। टेट्राहेड के बाद पेंटा, फिर हेक्सा, 2 और बन गए ना। पेंटा में कैसे? बस यही पॉसिबल है। और हेक्सा में 3 को बिल्कुल आसान है। आ गया आपको समझ में? ओके, ऐसे बना लोगे। थैंक्स सर। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9 हो गए ना टोटल। ओके, और किसी को कुछ? हाँ जी, और किसी को कुछ डाउट पूछना है? यस, कैन आस्क। नो, कंटिन्यू करो फिर। बेंजीन से स्टार्ट करना था क्या? अल्काइन हो गया था क्या आपका? सर। देखो, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, जो पढ़ा दो उसको रिवाइज करो, उसको रिवाइज करो, उसको रिवाइज करो जल्दी से। लेट हो जाओगे फिर नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो एल्काइन में कंप्लीट बता दिया था मैंने आपको। ओके, इधर देखो, इसके बाद एल्काइन के बाद ये बता दिया था, टॉलेन अभिकर्मक से क्रिया है ना। सर बेंजीन स्टार्ट होगा। बेंजीन स्टार्ट करना है। सबसे पहले बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है, एरोमेटिक बेंजीनॉइड। इसका प्रिपरेशन, प्रिपरेशन का पहला विधि पढ़ चुके हो आप, एल्केन के एरोमेटिकरण से। एल्केन के क्या लेते हैं आप? क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, वेनेडियम ट्राइऑक्साइड या मोलिब्डेनम ट्राइऑक्साइड, इन तीनों में से कोई सा भी ले लो, क्या कहलाएगा? एल्केन का एरोमेटिकरण। दूसरा, एल्काइन के चक्रीय बहुलीकरण से एसिटाइलिन ले, वो इथाइन ले लो। याद आ रहा है? 3 एसिटाइन के मॉलिक्यूल, चक्रीय बहुलीकरण, आपस में जुड़ के बेंजीन बना लेंगे। और एक इथाइन की जगह एक प्रोपाइन ले लो तो टोलुइन, 2 प्रोपाइन ले लो तो जाइलीन, 3 ले लो तो मेसिटाइलिन। चौथा है फिनॉल के अपचयन से। फिनॉल का अपचयन करा रहे हैं ना, किससे? जेडेंडस से, तो बेंजीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बेंजीन। ऑक्सीजन जल जाएगा। कौन कर देगा अपचयन फिनॉल का? जेडेन। अपचायक होता है ना, खुद ऑक्सीकृत हो गया, राइट। हाँ जी,
नेक्स्ट है बेंजीन डायazonium क्लोराइड से। एजोनियम, बेंजीन डायazonium जानते हो तुम क्या होता है? बेस्ट लिविंग ग्रुप, बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप, अच्छी तरह से आपने पढ़ा है, सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। तुरंत हट जाएगा यहाँ से N2 गैस, और N2 गैस निकलेगा, है ना। अब उसकी अभिक्रिया करा रहे हैं हाइपोफॉस्फोरस अम्ल से। किससे करा रहे हैं बेटा? हाइपोफॉस्फोरस अम्ल से। तो पता है क्या होगा? हाइपोफॉस्फोरस अम्ल से कराने पर यहां पर N2 गैस निकली, और N2 की जगह कौन आ जाएगा? एक H आ जाएगा। कौन आ जाएगा? एक H, H और वो भी H माइनस आएगा, क्योंकि N2 इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा। तो H माइनस जैसे ही यहाँ जुड़ जाएगा, ये बन जाएगी बेंजीन। इस अभिक्रिया में नाइट्रोजन गैस निकलती है। कौन सी गैस? नाइट्रोजन गैस। और ये हाइपोफॉस्फोरस किस में बदल जाएगा? हाइपोफॉस्फोरिक में बदल, फॉस्फोरिक में बदल जाएगा। फॉस्फोरिक अम्ल H3PO3, सॉरी फॉस्फोरस अम्ल। फॉस्फोरिक तो क्या होता है? H3PO4। ये कौन सा है? फॉस्फोरस अम्ल। फॉस्फोरस। ठीक है। इसके बाद देखो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से। बेंजीन सल्फोनिक अम्ल की अभिक्रिया किससे कराई आपने? क्षारीय माध्यम में। तो पहले तो क्या बन गया? बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का सोडियम लवण। लवण। फिर उस सोडियम लवण की अभिक्रिया वापस NaOH से होगी, तो क्या निकल जाएगा उच्च ताप पे? सोडियम सल्फाइड Na2SO3, और बन जाएगा फिनॉल। बट क्षारीय माध्यम में फिनॉल का H निकल जाएगा। क्या बन गया? सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बन गया? सोडियम फिनॉक्साइड। अब ये सोडियम फिनॉक्साइड का जल अपघटन कराएंगे अम्लीय माध्यम में, तो Zn आ जाएगा वापस। क्या आ जाएगा? वो H आ जाएगा, सॉरी। और क्या बन जाएगा यहाँ पर? फिनॉल। और फिनॉल। फिनॉल का अपचयन कराएंगे ना, तो जिंक 10 से क्या बन जाएगा? बेंजीन बन जाएगा। तो ये है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से। अब बता रहा हूं मैं तुम्हें बेंजोइक अम्ल से। याद आ रहा है? कार्बोक्सिलीकरण, सोडा लाइम। CO2। सोडा लाइम से क्या निकालेंगे? सीधे CO2, CO2। और प्रोडक्ट बना दो। ये पूरा सीधा CO2 हटाओ, प्रोडक्ट बनाओ। और इसका पूरा प्रोसेस ये भी बताया था मैंने। तो ये है बेंजीन बनाने के मेथड्स। मैक्सिमम मेथड्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। यहाँ एक नया क्या पढ़ा आपने? एक तो फिनॉल के अपचयन से, एक बेंजीन डायazonium क्लोराइड से। ठीक है, ओके। हाँ, अब हम पढ़ते हैं बेंजीन के फिजिकल प्रॉपर्टीज। कैसे कंपाउंड है बेंजीन? कैसा है? एरोमेटिक, बहुत स्टेबल कंपाउंड है। अनुनाभीय कार्बनिक विलायक होता है कई सारी रासायनिक क्रियाओं में। अध्रुवीय विलायक है ना बेंजीन, C6। तो बहुत सारी केमिकल रिएक्शन में अध्रुवीय विलायक की तरह ये प्रयुक्त होता है। क्लियर सबको? आ गया समझ में इतना? नेक्स्ट, केमिकल प्रॉपर्टीज। बेंजीन की अभिलाक्षणिक अभिक्रिया कौन सी होती है? एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, इस अभिक्रिया के बारे में। क्या होता है इस अभिक्रिया में? बेंजीन से कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा बेंजीन पे, और बेंजीन से H+ को क्या कर देगा? विस्थापित। तो H+ की जगह इलेक्ट्रो, तो इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन से आकर जुड़ गया, और बेंजीन से H+ को उसने निकाल दिया। तो ये हो गई एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। आ गया सबको यहां तक समझ में? क्लियर है? हाँ जी बच्चों, कौन सी अभिक्रिया है ये? एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब मैं बताने वाला हूं आपको इसकी क्रियाविधि। देखो इधर ध्यान से बच्चों, सबसे पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल का निर्माण होता है क्रियाविधि में। कोई इलेक्ट्रोफाइल, कोई न्यूक्लियोफाइल, जैसे HCl बंद टूटा मान लो, तो Cl- और H+। तो इलेक्ट्रोफाइल कौन? H+। Cl- कौन बना? न्यूक्लियोफाइल। तो पहले पद में तो इलेक्ट्रोफाइल का निर्माण होता है, ये पहले पद का नाम है। दूसरे पद का नाम है इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होना, बेंजीन पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होना। आपको पता है बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन स्नेही क्यों अटैक करता है? क्योंकि बेंजीन रिंग में पाई इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या है? ज्यादा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है ना, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल वहां अटैक करेगा, क्योंकि बेंजीन में इलेक्ट्रॉन घनत्व
ज्यादा है, तो उस पर इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक कर लिया। क्लियर? अब इलेक्ट्रोफाइल जैसे ही अटैक करेगा, बेंजीन के देखो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन मैंने एक कार्बन की तरफ विस्थापित कर दिए ना कार्बन की तरफ। तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक कहाँ करेगा? जिस पे नेगेटिव आएगा उस पे, या जिस पे पॉजिटिव आएगा उस नेगेटिव जिस आएगा, पे जिस पे नेगेटिव आएगा, negative क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल का अटैक वहां होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा होता है। कम होता है। अधिक हो, सॉरी सर। हाँ, है ना? इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन स्नेही ही, किससे स्नेह करने वाला? इलेक्ट्रॉन से तो इलेक्ट्रॉन से स्नेह करने का तो कहाँ जाएगा? जहां इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा ज्यादा होगा। उधर जाएगा। लुईस अम्ल होते हैं ना ये, इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज। एक क्वेश्चन किसको गलत दे रखा है ना, उसका आंसर नाभिक स्नेही के लिए कौन सा कथन सत्य है? नाभिक स्नेही के लिए लुईस क्षार होते हैं या लुईस अम्ल होते हैं? लुईस क्षार। है ना, नाभिक से स्नेह करने वाले होते हैं, राइट? ऐसा कोई 4 स्टेटमेंट, उसका आंसर आपके पीछे गलत दे रखा, आप करोगे ना तो पता हाँ सर, लगेगा, थर्ड। नहीं बताऊंगा अभी। ठीक है, किया था? हाँ सर। ओके, अब देखो इलेक्ट्रोफाइल, इधर देखो, अब इलेक्ट्रोफाइल जिस कार्बन पर अटैक कर रहा है जुड़ गया उस पे, दूसरे पर कौन सा चार्ज आ गया? ये इस अभिक्रिया का मध्यवर्ती बन गया। अब ये धनावेश यहाँ रेजोनेंस में है ना, अनुनाद में है, तो ये मध्यवर्ती का नाम है। ये देखो प्लस चार्ज अनुनाद में आ रहा है डबल के साथ, आ रहा है कि नहीं आ रहा? फिर ये डबल और आगे जाएगा, तो प्लस यहाँ आ गया, फिर तो ये प्लस चार्ज भी स्थानीकृत हो रहा है ना। ठीक है, पूरी रिंग में नहीं हो रहा, क्योंकि पूरी रिंग में एक ऊपर वाला कार्बन तो sp3 है, 5 कार्बन में हो रहा है बस। और इस मध्यवर्ती का नाम है एरिनियम या सिग्मा कॉम्प्लेक्स, ये सिग्मा संकुल। क्लियर है इतना सारे बच्चों को? हाँ जी बच्चों, ओके। तो ये है एरिनियम आयन या सिग्मा कॉम्प्लेक्स, ओके। अब इसके बाद स्टेप 4 थर्ड, अब H+ निकलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल तो जुड़ गया। अब H+ को क्या करेगा? वो हटाएगा। तो जिस कार्बन से इलेक्ट्रोफाइल निकला जुड़ा था, उससे जैसे ही H+ निकलेगा, वो CH बॉन्ड के सिग्मा इलेक्ट्रॉन वापस शिफ्ट हो जाएंगे नीचे, और वापस क्या जाएगा? डबल बॉन्ड। और इस तरह से बेंजीन रिंग बन जाएगी वापस पूरी की पूरी। तो फाइनली प्रोडक्ट जो बना उसमें क्या बदलाव नजर आया? H+ की जगह E+। तो पहले E+ ने अटैक किया है या H+ पहले निकला है? E+ ने पहले अटैक किया है, फिर बाद में H+ निकला। क्लियर है? E+ कहाँ अटैक करता है? जहां इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा होता है। अभी तो मैंने सिंपल बेंजीन में अटैक करवाया तो कहीं भी हो जाएगा। अगर बेंजीन में पहले से कोई ग्रुप जुड़ा हो तो ग्रुप के अनुसार अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल। कैसे? अगर बेंजीन में +R वाला कोई ग्रुप जुड़ा है जो इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ाता है, तो अटैक कहां करेगा? +R वाले ग्रुप होने पर, उसकी ऑर्थो या पैरा पर, क्योंकि +R वाला कहां कहां बढ़ाता है इलेक्ट्रॉन घनत्व? ऑर्थो। तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा या तो ऑर्थो पर या तो उस ग्रुप को बोलूंगा मैं, +R वाले उस ग्रुप को ऑर्थो पैरा निर्देशी समूह। तो ऑर्थो पैरा निर्देशी समूह कौन कौन होते हैं? जो बेंजीन पर जुड़कर बेंजीन की ऑर्थो और पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ा देते हैं, ताकि इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह ऑर्थो और पैरा पर जुड़े। ये नॉर्मली कौन से ग्रुप होते हैं? +R वाले। कौन से होते हैं? ठीक है, कुछ ग्रुप निर्देशी क्या होते हैं? वो मेटा पर इलेक्ट्रॉन तो नहीं बढ़ाते, ऑर्थो और पैरा कम कर देते हैं। ऑर्थो और पैरा से कम करेंगे तो इलेक्ट्रोफाइल तो वहां तो नहीं जाएगा। तो बची कौन सी? बता सकते मैंने आपको, आ गया। गुड। तो यही अभिक्रिया के आधार पर है वो नाम, ऑर्थो पैरा निर्देशी और मेटा निर्देशी। और मेटा निर्देशी को एक और नाम दूंगा मैं, विसंकरणकारी समूह। पैरा निर्देशी को ऑर्थो पैरा सक्रियणकारी। क्यों? कोई ग्रुप अगर ऑर्थो और पैरा से घनत्व कम कर रहा है तो फाइनली वो बेंजीन के घनत्व को कम कर रहा है। ऐसी कंडीशन में इलेक्ट्रोफाइल का अटैक स्लो होगा। इस अभिक्रिया के लिए क्रियाशीलता को क्या कर देंगे?
बेंजीन रिंग। जो ग्रुप बेंजीन के घनत्व को बढ़ाएंगे वो इस अभिक्रिया के प्रतिक्रियाशीलता को बढ़ाएंगे। क्यों? कि इलेक्ट्रोफाइल तो उस बेंजीन रिंग में जाना ज्यादा पसंद करेगा जिसमें घनत्व ज्यादा अधिक। right? तो एक बेंजीन में तो प्लस आर और एक बेंजीन में माइनस। बेंजीन सिर्फ बेंजीन कुछ नहीं जोड़ू तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल का अटैक प्लस आर वाले में जुड़ा हुआ इसमें होगा। फिर उसके बाद माइनस आर कुछ भी नहीं जुड़ा। जिसमें कुछ नहीं जुड़ा वो फिर माइनस आर वाला। माइनस आर वाला तो उल्टा कम कम करता कर दे। बेंजीन से भी कम हो जाएगा क्रियाशील। आ गया आपको समझ में सभी तो को? मेटा निर्देशी के एग्जांपल्स जैसे अभी बताता हूं मैं सबके एग्जाम्पल, है ना। अभी मैं ये अभिक्रिया के एग्जाम्पल तो बता दूं। देखो अब इसके एग्जाम्पल मैं आपको बताने वाला हूं। इधर देखो ध्यान से। पहला एग्जाम्पल है हैलोजनीकरण। किसके टाइप्स बता रहा हूं मैं? टाइप्स ऑफ ESR या AR-ESR एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो ESR के प्रकार देखो जरा। हैलोजनीकरण, इसमें क्या हुआ है वही तीनों पद बता रहा हूं। पहले पद में तो 2Cl में विषमांशन हो गया। देखो AlCl3 क्या है? लुईस अम्ल। तो ClCl में विषमांशन हुआ। एक Cl माइनस को उसने एक्सेप्ट करके AlCl4 माइनस बना लिया और Cl प्लस बना लिया, जो क्या बन गया? अब ये Cl प्लस बेंजीन में जुड़ा, सिंपल बेंजीन में जुड़ गया। इस कार्बन पर बगल वाले कार्बन पे कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। ठीक है, ये बन गया मध्यवर्ती। अब AlCl4 माइनस H प्लस को निकालेगा जैसे ही CH बंद के सिग्मा इलेक्ट्रॉन वापस आ जाएंगे ट्रांसफर और डबल आ जाएगा। यहाँ पे आ गया डबल। अब ये H प्लस Cl माइनस के साथ HCl माइनस और AlCl3 निकल गए वापस। AlCl4 माइनस HCl और AlCl3 बन गया क्लोरोबेंजीन। ये बन गया इसका फाइनल प्रोडक्ट। क्लियर सबको? इलेक्ट्रॉन दाता समूह की उपस्थिति में AR-ESR के प्रति बेंजीन की क्रियाशीलता क्या होती है? ये मैं आपको लाइन बोल रहा था अभी थोड़ी देर पहले, है कि नहीं? इलेक्ट्रॉन दाता समूह बेंजीन की इलेक्ट्रॉन घनत्व को क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। सामने देखो ये 5 कंपाउंड लिखे हैं मैंने, 5 यौगिक लिए हैं। आपको पता है मैंने पहली स्ट्रक्चर में कुछ नहीं लिखा, दूसरे में मैंने टोलुइन ले लिया, दूसरे में तीसरे में इथाइल बेंजीन, चौथी में आइसोप्रोपाइल बेंजीन, पांचवी में तृतीयक ब्यूटाइल बेंजीन। इनमें आप अल्फा हाइड्रोजन देखो, याद है हाइपर अल्फा हाइड्रोजन कितने सेकंड में? 3। थर्ड में तो अल्फा कार्बन से देखोगे ना आप जुड़े हुए, सर तो देखो अल्फा हाइड्रोजन 3, 2, 1 और 0। अल्फा हाइड्रोजन की संख्या अगर अलग अलग नजर आ रही है आपको, समझ आ रहा है आपको? अल्फा हाइड्रोजन दिख रहा है सब? sp2 से संतृप्त। के हिसाब से आप क्या बना सकते हो? AR-ESR के लिए क्रियाशीलता का क्रम। क्लियर सबको? देखो अल्फा H कितने यहाँ पे? 3 है, 2 है, 1 है और 0 है। तो अल्फा H ज्यादा है तो दाता प्रभाव ज्यादा है, दाता प्रभाव ज्यादा है तो क्रियाशीलता भी ज्यादा। अच्छा 5 वाले में एक भी नहीं है अल्फा H, फिर भी वो फर्स्ट से तो ज्यादा होगा क्योंकि उसका क्या लगेगा? प्लस आई तो लगेगा ही लगेगा। आपने टोलुइन में जितने ज्यादा अब अलग अलग यौगिकों में तुलना करूं मैं। देखो पहले में मैंने क्या लिखा है? टोलुइन। दूसरे में क्या लिखा है? मिथॉक्सी बेंजीन। तीसरे में बेंजीन, चौथे में नाइट्रोबेंजीन, पांचवे में
फ्लोरोबेंजीन। देखो क्रियाशीलता का क्रम, मिथाइल का तो सिर्फ प्लस H, हालांकि प्लस I भी होता है, लेकिन ज्यादा प्रभावी कौन होता है? प्लस H। ठीक है। दूसरे में देखो OCH3 का मैक्सिमम क्या है? प्लस R, हालांकि माइनस I भी होता है, लेकिन ज्यादा प्रभावी तो ज्यादा लिख दिया मैंने। थर्ड में देखो कुछ भी नहीं है ना इसमें। फोर्थ में देखो NO2 है, NO2 का माइनस R भी ज्यादा और लिखा है। आपको पता है डायरेक्ट अटैच एटम पर लोन पेयर है क्लोरीन में, तो प्लस R शो करेगा, लेकिन इसका अपवाद स्वरूप माइनस I ज्यादा होता है प्लस R से भी। याद है आपको? Cl का माइनस I Cl के प्लस R से भी क्या होता है? ज्यादा होता है। अब देखो इस केस में जब आप क्रियाशीलता का क्रम पढ़ोगे, बताओगे आप सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन हो नजर आएगा? प्लस आर वाला सेकंड। सेकंड आ रहा है, आ रहा है आपको? अब इसके बाद फिफ्थ फर्स्ट प्लस आर फिफ्थ होगा। क्यों? माइनस I ज्यादा है प्लस R से, और माइनस I क्रियाशीलता को, और प्लस H फर्स्ट तो सबसे ज्यादा सेकंड, फिर फर्स्ट, फिर थर्ड, फिर फिफ्थ, फिफ्थ आएगा, फिर कौन सा? थर्ड फोर्थ। फोर्थ। नहीं आया? ये सर आ गया ना? बताओ ऑर्डर जो मैंने लिखा है उसमें कोई डाउट है क्या? पूछो मेरे से अगर कोई प्रॉब्लम है। नहीं सर। अरे फिफ्थ और फोर्थ वाला बताइए। फिफ्थ और फोर्थ देखो आप, बहुत आसान है इसमें तो। फिफ्थ में तो माइनस I है और फोर्थ में माइनस R है ना, माइनस I के साथ, और माइनस R क्रियाशीलता को कम करता है। माइनस I भी कम करता है, लेकिन ज्यादा माइनस R कम करेगा। ओके सर। आ गया? हाँ सर। गुड। ऑर्डर क्लियर है सबको? ठीक है। इसके बाद सेकंड रिएक्शन है फ्रीडेल क्राफ्ट एल्कीकरण। फ्रीडेल क्राफ्ट एल्कीकरण में क्या ले रहा हूं मैं? RCl और Al, तो R प्लस जिन पे। इसकी क्रियाविधि देखो बिल्कुल वैसे के वैसे जैसे हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण में R की जगह भी कौन था? हैलोजन, तो प्लस बन रहा था, और यहाँ पर क्या बनेगा? R प्लस बन, और R प्लस ही क्या होता है? कार्बन आयन। R प्लस ही क्या? कार्बन आयन। अब देखो, है ना? अब ध्यान रखना इस अभिक्रिया में कार्बन आयन बनता है मध्यवर्ती, तो क्या संभव है? फिर R प्लस बेंजीन से जाएगा और वहां से H प्लस विस्थापित कर देगा। ये इसकी हो गई मैकेनिज्म। बताओ इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? क्या जोड़ोगे आप इसमें बेंजीन पे? सर 2 डिग्री कार्बोकेटाइन जोड़ेंगे। हाँ मैं प्रोडक्ट बोल रहा हूँ, नाम बोल रहा हूँ, प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोपाइल बेंजीन या आइसोप्रोपाइल बेंजीन? आइसोप्रोपाइल। सर आइसो बनेगा आइसो। क्यों बनेगा आइसो? क्योंकि Cl हटते ही प्लस चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा ना, जैसे फिर 2 डिग्री प्लस चार्ज का मतलब 1 डिग्री, क्या शिफ्ट हो जाएगा? 2 डिग्री 2 डिग्री में हो जाएगा। क्या शिफ्ट हो जाएगा? हाइड्राइड शिफ्ट, और ये बन जाएगा 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। फिर ये करेगा अटैक बेंजीन पे, और क्या प्रोडक्ट बन जाएगा? आइसोप्रोपाइल बेंजीन। इसका एक और नाम है क्यूमिन। क्या नाम है इसका? क्यूमिन, इसी का नाम है ये। हाँ नेक्स्ट देखो, बेंजीन की अभिक्रिया मैंने प्रोपीन से कराई अम्लीय माध्यम में। किससे कराई? आपने आपने पढ़ा होगा अम्लीय माध्यम में एल्कीन में सबसे पहले H जुड़ता है कि नहीं जुड़ता? और जैसे ही H जुड़ेगा CH2 पे, जैसे ही CH2 पे H जुड़ेगा, इस कार्बन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? बीच वाले पे। अरे भाई CH2 के CH2 की तरफ गए और H प्लस इस पे जाके जुड़ गया, इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आ गया? और ये कितने डिग्री कार्बोकेटाइन बन गया? 2 डिग्री। अब ये अटैक कर देगा बेंजीन, बन जाएगा ना इससे भी क्यूमिन। यस सर। इवन ये नीचे वाले से
पर साइक्लोहेक्सीन का योग करा रहा हूं। कौन से माध्यम में? अम्लीय माध्यम। HF जुड़ा, तो HF के इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की तरफ गए। अब H+ जुड़ गया यहां पर साइक्लोहेक्सीन पे, जुड़ गया H+। जैसे H+ जुड़ा इस पर, कौन सा चार्ज आ गया यहाँ? अब ये जुड़ जाएगा बेंजीन पे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह बन गया ना। अब ये E+ बेंजीन से जुड़ जाएगा और बेंजीन से H+ को निकाल देगा। एग्जाम्पल सबको। जी सर। ओके, अब जैसे आपने फ्रीडेल क्राफ्ट एल्किलीकरण कराई थी ना, वैसे ही ये क्या है? फ्रीडेल क्राफ्ट एसिलीकरण। RCOCl प्लस क्या होगा इसमें? इसमें भी Cl ले लेगा, AlCl3। आपको पता है हेलोजनीकरण में भी यही हो रहा था, फ्रीडेल क्राफ्ट एल्किलीकरण में भी यही हो रहा है, एसिलीकरण में भी यही हो रहा है। मध्यवर्ती इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा? असाइल बने। अभी एसाइल कार्बन आयन अटैक करेगा बेंजीन पे, बिल्कुल पहले की तरह, जैसे इसमें अटैक कर रहा था ना बाकी सेकंड स्टेप में। और क्या बन जाएगा? आइसो असाइल। जब असाइल कार्बन आयन ये बन गया, ये जुड़ जाएगा ना बेंजीन से। आ गया समझ में? ऐसे कैसे बेंजीन से जुड़ जाएगा? कीटोन बन जाएगा फिर। जी सर। नेक्स्ट नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण में इंपोर्टेंट क्या है? क्या है मैंने सांद्र HNO3 और लिया मैंने। इस अभिक्रिया में की मैकेनिज्म में आपको नजर आएगी इंपोर्टेंट बात। ग्रहण किया है और H2SO4 ने H+ क्या किया है? निष्कासन किया है। H2SO4 ने H+ का क्या किया है? निष्कासन किया है। देखो आप ध्यान से, HNO3 ने ग्रहण किया ना H+ को, किसने त्यागा? H2SO4 और इसने कर लिया ग्रहण, H2SO4 बन गया। अब जैसे ही ग्रहण किया ये बन गया और ये बन गया। अब क्या होगा इसमें? इसमें ये वाला बंद टूट जाएगा। जैसे ये टूटेगा देखो क्या बनेगा? H2O निकला और क्या बन गया? और ये बन गया इसका इलेक्ट्रोफाइल। इस अभिक्रिया का क्या? अब ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा बेंजीन में। ये अभिक्रिया साम्य अवस्था में होती है। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा आपसे कि नाइट्रीकरण में HNO3 किस तरह से काम करेगा? लुईस अम्ल या लुईस क्षार या ब्राउनस्टेट अम्ल या ब्राउन आता है? देखो H+ ग्राही। ग्राही तो क्षार हो गया ना, हाँ सर। जबकि ये प्रबल अम्ल है। जबकि ये क्या है? प्रबल अम्ल। HNO3 प्रबल अम्ल नहीं है, है ना? बट इसका एबनॉर्मल बिहेवियर है इसमें, क्योंकि सामने उससे भी ज्यादा प्रबल अम्ल है। कौन? H2SO4 H2. तो H2SO4 दाता है, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पर? ग्राही। और H+ को कर लेगा ग्रहण, और जैसे ही ग्रहण करेगा ये प्रोडक्ट बन जाएगा। आगे दिख रहे हैं आपको? और यहाँ से H2O अलग और NO2+ अलग। आगे सबको समझ में? हाँ जी बच्चों। और ये बन गया यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल। ओके, तो इस अभिक्रिया में KHSO4 डालेंगे तो साम्य कहाँ हो जाएगा? पश्च दिशा में विस्थापित। तो नाइट्रीकरण में KHO ऊपर वाले पद में KHSO4 डालने पर समायन प्रभाव हो जाएगा। कैसे? आपने किसकी सांद्रता बढ़ा दी? HSO4- की, तो साम्य का स्थापित हो जाएगा और पश्च दिशा में स्थापित हुआ है क्या, तो NO2 का निर्माण धीमा हो जाएगा। तो नाइट्रीकरण की दर क्या हो जाएगी? स्लो। नाइट्रीकरण के लिए
की दर क्या हो जाएगी, धीमी हो जाएगी। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट सेकंड स्टेप में तो मुझे कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? ये NO2 प्लस जैसे अटैक करेगा बेंजीन में, सारे की सारी रिएक्शंस का सेकंड स्टेप, सभी रिएक्शंस का वही होगा जो मैंने अभी ये बताया था ना। कौन सा? ये हेलोजिनेशन। वाला, ये वाला, ये वाला होगा। सारे स्टेप में E प्लस का अटैक होगा। हेलोजनीकरण में E प्लस कौन? X प्लस, हेलोजन प्लस। नाइट्रीकरण में NO2 प्लस। फ्रीडेल क्राफ्ट एल्किलीकरण में R प्लस। फ्रीडेल क्राफ्ट एसोलीकरण में RCO प्लस। CH। यही था ना। हाँ सर। नेक्स्ट है सल्फोनीकरण। H2 से 4 ले रहे हैं और क्या बन रहा है? बेंजीन सल्फोनिक। बाकी सबसे ये अलग ऐसे है कि बाकी सब में इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं धनावेशित है, सिर्फ एक ही ऐसा है इन पांचों में जहां इलेक्ट्रॉन स्नेही कैसा है? उदासीन। तो यहाँ उदासीन इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह उत्पन्न हो रहा है। कैसा कैसा? तो इसमें देखो सेकंड स्टेप में बंद के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन खींचेगा अपनी तरफ। कौन खींचेगा? एस पे कौन सा चार्ज? अब ये एस जुड़ जाएगा यहाँ पर बेंजीन पे, क्योंकि पॉजिटिव आएगा ना, यहाँ पे जुड़ गया। फिर नेक्स्ट वाला कार्बन जिसपे धनावेश आया है, CH के इलेक्ट्रॉन उधर शिफ्ट हो जाएंगे इधर, और ये H प्लस यहाँ से हटकर और कहाँ जुड़ जाएगा? O माइनस। H प्लस यहीं के यहीं जुड़ गया और बन गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल की अभिक्रिया। क्लियर है सारे बच्चों को? तो आपने कितनी अभिक्रिया पढ़ी है आपकी? ARESR 5। पांचों की मैकेनिज्म समझ आ गई? ओके ओके गुड। अब देखो यहाँ पे, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कहाँ होगा इस रिंग में? पहली रिंग में होगा या दूसरी रिंग में इलेक्ट्रोफाइल का अटैक? सर पहली में। सेकंड। A रिंग में होगा या B में? आप देखो एरो से ही समझ आ जाएगा, हालांकि एरो मेरे को नहीं बताने थे। आप देखो ना, पहली रिंग में तो CO ग्रुप इलेक्ट्रॉन घनत्व को अपनी तरफ खींच रहा है, तो कार्बन फिर बेंजीन से खींचेगा। बेंजीन का इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो जाएगा? कम। हो जाएगा। लेकिन Second में सेकंड वाली अभिक्रिया में NH अपने लोन पेयर रिंग में डोनेट कर रहा है, तो बेंजीन का इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाएगा। तो इलेक्ट्रोफाइल तो उस वाले में जाके जुड़ता है जिसमें इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है। कौन सी वाला है? वही हो B। है कि नहीं? अब सेकंड में NH जो है वो कहाँ कहाँ बढ़ाएगा इलेक्ट्रॉन घनत्व में? एक तो ऑर्थो पर और एक पैरा। पैरा प्रोडक्ट मेजर बनेगा यहाँ। कौन सा प्रोडक्ट? पैरा। पैरा, क्योंकि पैरा पर NH का माइनस रिपल्शन लगेगा। कम लगेगा। माइनस आई भी तो लगता है प्लस R के साथ NH का, है ना? माइनस आई भी तो लगता है ना NH का प्लस R के साथ। तो ऑर्थो प्लस R तो सेम लगता है ऑर्थो और पैरा पर, लेकिन माइनस आई ऑर्थो पे ज्यादा लगेगा, दूरी कम है ना, और प्लस R वो माइनस आई पैरा पर कम लगेगा। तो पैरा पर इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा। NO2 और COCH3 जुड़ा है। अब कहाँ जोड़ूंगा इलेक्ट्रोफाइल? NO2 भी जुड़ा है और कौन जुड़ा है दूसरा? सर OCH3। OCH3। क्यों? क्योंकि सर वो R प्लस है। दो ग्रुप जुड़े हैं ना, तो डिसाइड किससे करोगे? जो दाता है उस दाता। OCH3। 1 मिनट वेट करना।
हाँ, मेरी वॉइस आ रही है सभी को? यस सर। देखिए यस सर। देखो, अगर बेंजीन से 2 ग्रुप जुड़े हुए हैं तो डिसाइड कौन करेगा इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जुड़ेगा? इलेक्ट्रॉन दाता। जो दाता गए। तो यहां आपने क्या देखा? OCH3 के अनुसार। अब OCH3 की कौन सी पोजीशन देखोगे आप? ऑर्थो और देखो, ऑर्थो है पहली वाली, और ये वाली भी ऑर्थो है दूसरी, और ये कौन सी है तीसरी वाली? पैरा। देखो, अब पहली पोजीशन पर तो इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा नहीं, पहली वाली, हाँ सर। क्योंकि वहां पर त्रिविम बाधा अधिक लग रही। तो आपके पास कितनी बच गई? 2। तो तीसरी पोजीशन पर NO2 का माइनस आई ज्यादा लगेगा। OCH3 और NO2 में ज्यादा किसका है माइनस आई? NO2 का। NO2 का। तो तीसरी वाली पोजीशन पर NO2 का माइनस आई ज्यादा ज्यादा लगेगा, तो फिर तीसरे पर नहीं जुड़ेगा, क्योंकि दूसरी पोजीशन पर NO2 का माइनस आई क्या लगेगा, तो वहीं जुड़ेगा फिर इलेक्ट्रोफाइल। तो ये पोजीशन भी खत्म हो गई, है ना? तो कौन सी बची सिर्फ? दूसरी, तो यहां जुड़ गई। ओके, क्लियर है सबको? आगे समझ में? देखो, OCH3 और CH3, CH3 का प्लस H होता है, CH3 का प्लस H होता है, और OCH3 का प्लस R। तो कौन डिसाइड करेगा? प्लस R OCH3। वाला, प्लस OCH3। अब OCH3 की ये तो दोनों 1 और 2 तो, ऑर्थो। और 3 वाली पैरा। अब देखो, आप अब ध्यान से देखो, CH3 का क्या लगता है में, और OCH3 का आई में क्या लगता है? माइनस आई। तो माइनस आई फर्स्ट पे तो जुड़ेगा नहीं, कारण क्या बताओगे? त्रिविम बाधा अधिक। अब आ जाओ 2 और 3 में, 2 पे कम जुड़ेगा, 3 पे ज्यादा। क्यों? कि 3 पर OCH3 का माइनस आई ज्यादा लगेगा, 3 पर OCH3 का माइनस आई कम लगेगा। लगेगा, तो इलेक्ट्रोफाइल वहीं जुड़ेगा ना। यस सर। आगे सबको समझ में? सर एक बार वापस से बताना सर। वापस बताता हूँ। 2 ग्रुप है, ऊपर वाला R में देखो, ऊपर वाला प्लस R, नीचे वाला प्लस H। तो डिसाइड कौन करेगा? प्लस आर। प्लस R के हिसाब से देखो, प्लस R के ये ऑर्थो हो गए दोनों, 1 और तो 2, ये पैरा। और ये थर्ड वाला पैरा। ठीक है, अब 1 पे जाएगा नहीं क्योंकि त्रिविम बाधा अधिक। अधिक है। अब 2 और 3 में OCH3 का माइनस आई किस पे लगेगा? कम, पैरा पे। पैरा पर। तो पैरा पे ही जुड़ेगा ना मेजर, यस क्योंकि सर। माइनस आई जहां कम लगेगा, इलेक्ट्रॉन घनत्व वहां ज्यादा होगा। यस क्लियर? सर। ओके, इस इसमें सर माइनस NO2 माइनस R कहाँ कहाँ लगाए गए? ऑर्थो और पैरा पर। ऑर्थो और बराबर ऑर्थो पैरा पे माइनस R के द्वारा इलेक्ट्रॉन घनत्व को कम हो जाएगा। करेगा। बेटा ही बची। यानी Cl प्लस ऑर्थो और पैरा पर। तो कौन सी पोजीशन बची? बेटा। मेटा। तो मेटा पे जुड़ गया। आ गया आपको समझ में सभी को? गुड, यस क्लियर सबको? तो कोई ग्रुप अगर पहले से अटैच्ड हो, है ना, तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जुड़ेगा डिसाइड कौन करेगा? दाता प्रभाव। दाता समूह की या तो ऑर्थो, या फिर उनमें से भी क्या देखेंगे जहां माइनस आई या ग्राही प्रभाव कम लगे, कम लगे। जिसका लगे ज्यादा उसका कम लगे। ठीक है, क्लियर? गुड।
तो ये हो गई AR-ESR अभिक्रियाएं। सबको समझ में आ गई AR-ESR? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है ना सबको इतना? जैसे चलो फिर मैं इसमें आगे ही बताता हूँ, उसमें वो लिख दूंगा। तो ऑर्थो पैरा निर्देशी समूह और मेटा निर्देशी समूह, ये बता दिया था मैंने तुम्हें। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूं एलाइलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अपन पढ़ चुके हैं ये। टोलुइन में Cl2 और उच्च ताप, Cl2 उच्च ताप या सनलाइट, तो पता है क्या होगा? जो sp3 कार्बन है ना, एलाइलिक कार्बन, उससे एक H की जगह एक कौन आ जाएगा? Cl। तो एलाइलिक कार्बन है ये वाला sp3 कार्बन जो sp2 से डायरेक्ट जुड़ा है, इस कार्बन से एक H का जाएगा, बन जाएगा ये कंपाउंड। अगर हाइट क्लोरीन एक्सेस में है तो दूसरा H भी चल जाएगा और तीसरा भी चल जाएगा। फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा? CCl3 और बेंजीन रिंग। अब आपको पता है CCl3 का -H प्रभाव होता है, याद है? प्रति अतिसयुग्मन। एक स्पेशल केस बताया था ना अतिसयुग्मन में, कि CCl3 अगर बेंजीन से जुड़ा है तो -H के द्वारा इलेक्ट्रॉन घनत्व को कम करेगा। इसके अनुनादी संरचनाओं में ऑर्थो पैरा पर धनावेश आया था, याद है? रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन, ये दोनों एक साथ बताए थे मैंने, टोलुइन का और CCl3 ट्राइक्लोरोमिथाइल बेंजीन का। टोलुइन वाले केस में ऑर्थो पैरा पर नेगेटिव आ रहा था, और इस वाले केस में जिसमें बेंजीन से CCl3 जुड़ा है ऑर्थो पॉजिटिव पैरा पर, उसको -H प्रभाव बोला था मैंने। Yes, sir. हाँ. -H किसका? CCl3 का। उस -H प्रभाव के कारण ऑर्थो पैरा से घनत्व को क्या करेगा? कम। कम. तो मेटा निर्देशी समूह बन गया ना फिर। क्यों बना मेटा निर्देशी? ऑर्थो पैरा से और इलेक्ट्रॉन घनत्व को इसने कम कर दिया। कम कर दी। तो मेटा पर जोड़ा फिर इलेक्ट्रॉन। क्लियर? ऐसे। अब आता है नेक्स्ट, मुक्त मूलक युगात्मक अभिक्रिया। हेलोजन का योग, हेलोजन का उच्च ताप सनलाइट एल्कीन पर Cl2 का योग करा रहा हूं। एक डबल बॉन्ड पे 1 मोल, 3 डबल बॉन्ड पे 3 मोल H2 का योग, तो 3 बार 3 मोल Cl2 का योग हो गया। और क्या बन गया? ये कंपाउंड जो बना ना, उसका नाम क्या है? 1 2 3 4 5 6 हेक्सा क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, राइट? इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता है क्या है? C6H6 और Cl6 इसी को 666 भी बोलते हैं, इसी को बोलते हैं 666 या गैमेक्सेन, इसी को बोलते हैं बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। क्लियर है सबको यहां तक? Yes. गुड। अब इसके बाद बेंजोइक अम्ल लिया मैंने। अब मैंने ग्रुप जोड़ जोड़ के आपसे पूछा है कि कौन सा ग्रुप कहां जुड़ेगा। बेंजोइक अम्ल के केस में इलेक्ट्रोफाइल को मैंने मेटा पर क्यों जोड़ा है, बता सकते हो आप? और तो पैरा पर कम करेगा फिर वो। और तो पैरा पर घनत्व को कम करेगा। तो मेटा निर्देशी हुआ कि नहीं हुआ? ये ग्रुप कौन सा हुआ? मेटा निर्देशी। दूसरे वाले केस में देखो, ये भी मेटा निर्देशी होगा कि नहीं होगा? Yes, और sir. Cl रेडिकल ऑर्थो पैरा निर्देशी होगा। क्यों होगा? क्योंकि घनत्व ज्यादा कर रहा है ऑर्थो और पैरा। यस, प्लस R के कारण। और NH2 भी ऑर्थो पैरा निर्देशी, OCH3 भी Yes, sir. ऑर्थो पैरा निर्देशी। ध्यान रखना, कर लेंगे दोनों ग्रुप, एक अम्लीय सिरा और एक अम्ल क्षार अभिक्रिया हो जाएगी आपस में। ये H प्लस त्याग देगा, ये ग्रहण कर लेगा। क्या बन गया यहाँ पर? ज्विट्रायन, इसी को बोलते हैं ना ज्विट्रायन। Yes, sir. ओके, अब मैं बता रहा हूँ बेंजीन का दहन। बेंजीन का देखो, उच्च ताप वो
CO ऑक्सीजन की उपस्थिति में बेंजीन का दहन करूंगा, मुझे कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि दहन का अंतिम उत्पाद CO2 जलेगा। CO2 आपको याद रखना है बेंजीन का ऑक्सीकरण किसके द्वारा? वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड के द्वारा। बेंजीन का ऑक्सीकरण होता है और मैलिक एनाइड्राइड बनता है। क्या बनता है? मैलिक एनाइड्राइड और ग्लाइऑक्सल। ये याद रखना है कि वेनेडियम पूछेगा, बेंजीन का वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड से ऑक्सीकरण कराने पर क्या बनता है, तो आंसर क्या दोगे आप? मैलिक एनाइड्राइड। इसका नाम है मैलिक एनाइड्राइड। फिनॉल कब बनेगा था? इससे बेंजीन से फिनॉल कैसे बनता है फिर? फिनॉल से बेंजोक्विनोन बनता है, फिनॉल के ऑक्सीजन। और बेंजीन से फिनॉल कैसे बनेगा? पहले तो बेंजीन का क्लोरीनीकरण करा दो, Cl जुड़ जाएगा। फिर उच्च ताप पर NaOH के साथ Cl की जगह क्या आ जाएगा? OH। फिर बनेगा फिनॉल। सोडियम ऑक्सीकरण कराने पर नहीं बनेगा फिनॉल। ठीक है? कैसे बनाएगा? कैसे बनाओगे? पहले इसका Halogenation। हैलोजनीकरण करा दो, फिर जलीय NaOH के द्वारा उसको विस्थापित करके बना दो। इसके बाद है कुछ एडिशनल रिएक्शन। बेंजाइन दिख रही है, अगर उसका ऑक्सीकरण कराओगे ना H2K2Cr2 ठीक है। ऐसे ही एक और रिएक्शन है वेकर्स प्रक्रम। वेकर प्रक्रम। वेकर प्रक्रम एल्कीन का क्यूप्रस क्लोराइड और पैलेडियम क्लोराइड एयर की प्रेजेंस में रिएक्शन कराओगे, एक sp2 कार्बन किस में बदल जाएगा? एल्डिहाइड ग्रुप। CHO। ये ध्यान रखना। तो ये है कौन सा प्रक्रम? वेकर प्रक्रम। इसमें एल्कीन का ऑक्सीकृत किस में करते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड में। कार्बोनिल कंपाउंड का प्रिपरेशन है, कार्बोनिल यौगिकों का निर्माण, उसमें भी पढ़ोगे। हाँ, इसके बाद संरूपणी समावेश तो बता दी थी ना मैंने तुम्हें। इथेन की संरूपणी समावेश ग्रसित यस सर। कौन होता है? स्थायी ज्यादा। सांद्रित। सांद्रित सबसे ज्यादा स्थायी होता है, राइट? एक्सेप्शनल केस है, जैसे मैं एक ये ले लूं, मैं 2 कार्बन लगा दूं, दूसरे कार्बन तो OH लगाऊं या फ्लोरीन या NO2, इन तीनों में से कोई सा भी ग्रुप जोड़ दो, या तो OH जोड़ दो या फ्लोरीन या NO2, कोई सा भी ग्रुप जोड़ दो। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। किसके कारण? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन इसका हाँ, इसका गाउस रूप या स्क्यू रूप ज्यादा स्थायी होता है, जबकि होना कौन सा था? सांत्रित। लेकिन इसका गाउस रूप ज्यादा स्थायी होता है इन केसेस में, इन तीनों एग्जाम्पल में। क्या जोड़ा मैंने? एक कार्बन पर तो OH फिक्स ही है, दूसरे पे या तो OH जोड़ दो या NO2 जोड़ दो या फ्लोरीन। इन तीनों केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। दिख रही है आपको स्ट्रक्चर? यस सर। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण स्क्यू रूप जो है वो ज्यादा स्थायी होता है। कौन सा रूप ज्यादा स्थायी होता है? क्लियर सबको? हाँ जी, ओके। देखो आपको 4 स्ट्रक्चर दिख रही है सामने सभी को। यस सर। यस सर। इन 4, अच्छा ये वलय संकुचन तो बता दिया था मैंने शायद पहले ही। ये हाँ, कौन निकालना हाँ बता सर। दिया था ना, तुमको यस सर। बता दिया था ना? ठीक है, यस सर। ओके। और ये इसमें बंदी कोण और कोणीय दोनों बता दिए। यस सर। मैं आपको संरूपणी समावय बता रहा हूँ, ये थोड़ी बताया था मैंने। सर यही बता बता दिया दिया। सर क्या है? साइक्लोहेक्सेन के बता दिए थे। हाँ सर, आप बता दिया।
ठीक है। अच्छा, ये उस बैच में नहीं बताया था, बाद में बताया। चलो ठीक है, तो ये हो गया आपका एल्काइन वाला पार्ट। अब इसमें कुछ एडिशनल रिएक्शन बता रहा हूं मैं, बेंजीन का बर्च-अप चेन। बेंजीन का बर्च-अप चेन, देखो ये ध्यान देना, यहाँ एडिशनल रिएक्शन है। बर्च-अप चेन में क्या करते हैं अपन, सोडियम और आपने लिक्विड एल्काइन हाइड्रोजन हाँ हाइड्रोजन भी तो लेते हैं ना इसमें। हाँ लेते हैं। तो बर्च अप चेन में क्या करते हैं, इधर देखो, याद आ रहा है आपने एल्काइन का बर्च अप चेन पढ़ा था, H2 का एंटी योग। हाँ सर। हाँ सर। अब भी मैं H2 का योग करा रहा हूं, लेकिन किस पर, बेंजीन पर। तो बेंजीन पर H2 का योग कराते हैं ना सोडियम और द्रव अमोनिया की उपस्थिति में, तो H2 का 1 और 4 पोजीशन पर ऐड हो जाता है। कहाँ एडिशन हो जाता है, 1 और 1 4। और 4 पोजीशन पर एडिशन होता है हाइड्रोजन का। बेंजीन का 1,4 एडिशन हो जाता है यहाँ पर H2 का। ये 1,4 एडिशन है हाइड्रोजन का। ठीक है, क्लियर है, 1,4 एडिशन दिख रहा है आपको। ये फाइनल प्रोडक्ट बनाना है आपको 1,4। एक अगर H यहाँ जुड़ा तो उसके चौथी पोजीशन पर H जुड़ेगा दूसरा। ठीक है, अब देखो इसकी मैकेनिज्म। पहले पद में तो सोडियम आयोनीकृत होकर एक इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, और एक डबल बॉन्ड में क्या हो रहा है, यहाँ समांशन। जैसे ही समांशन होगा, एक कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन पर ये एक और इलेक्ट्रॉन जाकर जो सोडियम के आयनीकृत होने से निकला है वो चल जाएगा, तो वो नेगेटिव हो जाएगा, और दूसरे कार्बन पर क्या हो रह जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन। इसको बोलते हैं एनायनिक फ्री रेडिकल। क्या बोलते हैं इसको, एनायन है ना, और मुक्त मूलक भी है। जैसे बोलेंगे कार्ब ऋणायन तो मूल मुक्त मूलक स्पीसीज। ये इसमें बनता है क्या, मध्यवर्ती। अब क्या होगा, ये अनुनाद में है फ्री इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर कर देगा, डबल आ जाएगा। ये फ्री इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज वाले कार्बन की कौन सी पोजीशन पर आ जाएगा, पैरा पर। और ये ज्यादा स्थायी होगी संरचना, फिर एल्कोहल ले आया इसमें आपने, एल्कोहल से H प्लस इस कार्बन पर जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा, H जुड़ गया एक कार्बन। अब सोडियम वापस आयनीकृत हुआ, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया इस फ्री रेडिकल वाले एंड को। ये फ्री रेडिकल वाला एंड किस में बदल गया, कार्बेनाइन में। अब ये कार्बेनाइन अपना H प्लस दे देगा ये इसको। अब जैसे ही H प्लस से जुड़ेगा, वापस 1,4 पोजीशन पर किसका योग हो गया, H का, और ये बन गया फाइनल आपका 1,4 प्रोडक्ट। 1,4 योग, 1 और 4 योग। क्लियर। यस एक सर। इसमें इंपोर्टेंट आपको बतानी है बात मेरे को, कि अगर बेंजीन में पहले से कोई ग्रुप जुड़ा है, पहले से अगर वो इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह, EWG का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह की उपस्थिति में हाइड्रोजन का योग हो जाता है इप्सो और पैरा पर। इप्सो और होता तो 1,4 ही है, इप्सो पैरा कौन सी है, इप्सो पोजीशन कौन सी है जिस पर वो ग्रुप जुड़ा है, यहाँ पे एक तो ग्रुप उस पे है। जुड़ा और एक उसी की कौन सी पोजीशन पर, देखो हाइड्रोजन का योग हुआ कि नहीं। क्लियर है सबको, ओके। और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़ा है, तो इलेक्ट्रोफाइल का ऑर्थो और मेटा पर, ऑर्थो और ऑर्थो ये रहा, और इसका मेटा ये मेटा मत ले लेना, होना 1,4 योगी है, होना कौन सा योग है, एक पोजीशन ऑर्थो चुन लो, 1,4 फिर उसकी 4th पोजीशन वाला चुन लो। जैसे ये 1 चुना तो ये हो गया 4th, तो 1,4 योगी होना है दोनों में, लेकिन
दाता समूह हो तो इलेक्ट्रॉन, दाता समूह हो तो कौन सी पोजीशन, ऑटो और मेटा पर। और इलेक्ट्रॉन ग्राही हो तो फोर्थ और पैरा। क्या आपको क्लियर है ये वाली बात? गुड। देखो ये CHO कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन ग्राही है, तो मैंने कहाँ अटैक किया, एक इप्सो पे और एक पैरा पे, जोड़ने की जरूरत ही नहीं है, सिंगल लगा दिया, sp3 में कन्वर्ट हो गए वो दोनों। OH दाता है तो इप्सो वो ऑर्थो और मेटा पर, OCH3 भी दाता है, COH ग्राही है, SO3H भी ग्राही है, OCO-CH3 दाता है बट COO-CH3 ग्राही है। ये पहचान में आ रहा है ये ग्राही और दाता? क्या बताया था मैंने, डायरेक्ट अटैच एटम पर लोन पेयर है लोन पेयर। तो वो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, डायरेक्ट अटैच एटम से मोरियन एटम जुड़ा है तो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। बोलो आया क्या? ठीक है, तो ये हो गया आपका चैप्टर फिनिश। अब मैं एक और Finish. चीज बता रहा हूं आपको, इधर देखो, इधर देखना जरा ध्यान से, आपको डबल और ट्रिपल दोनों बॉन्ड दिख रहे हैं क्या? अगर मैं इलेक्ट्रॉन से नहीं योगात्मक अभिक्रिया कराऊं तो किस पे होगी वो? ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल पे। क्यों? क्योंकि योगात्मक अभिक्रिया कराने के बाद भी अनुनाद रहेगा ना इसमें। यस सर। यस सर। अगर मैं डबल पे करा दूं तो अनुनाद रहेगा, नहीं। खत्म हो जाएगा वो तो रेजोनेंस प्रेजेंट है ना, यस सर। ER अभिक्रिया कराई है मैंने, लेकिन कब? जब ये दोनों संयुग्मी पर हो, जब डबल बॉन्ड व ट्रिपल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पर हो? संयुग्मी। पोजीशन पर हो तो कहाँ होगी? ER कहाँ होगी? ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल पर होगी। क्यों होगी? उसका कारण, रेजोनेंस। लेकिन अगर असंयुग्मी स्थिति पर हो, तो डबल बॉन्ड पे। यस, असंयुग्मी स्थिति पर हो तो जब डबल बॉन्ड व संयुग्मी स्थिति पर ना हो। ठीक है, पर हो तो E का किस पर होगी? डबल बॉन्ड पर। क्यों? क्योंकि एल्कीन ER के लिए अधिक क्रियाशील है। कौन अधिक क्रियाशील है? एल्कीन। एल्काइन से ज्यादा। और नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के लिए कौन क्रियाशील है ज्यादा? एल्काइन। एल्काइन पर जलयोजन है ना, वो NAR का उदाहरण है। किसका उदाहरण है वो? एल्काइन पर H2O का योग है ना, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया का उदाहरण है, ध्यान रखना। कौन सी अभिक्रिया है ये? नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। क्लियर है सबको? ये तो कुछ आपके पैकेज के क्वेश्चन थे। हाँ, मुझे कुछ पूछना था, वो कॉन्जुगेट डाइन बता दी क्या मैंने? संयुग्म में डाइन 1,4 योग और 1,2 योग बता दी थी कब? हाँ हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो ये हो गया आपका चैप्टर फिनिश। ओके, अब मैंने हेलो एल्केन में आपको कुछ बताया था ना उस दिन, अब एक बार आप जरा देखो, आपको पुराना वाला भी मैं तुरंत बता देता हूँ, है ना। सबसे पहले आपको व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है सारे बच्चों को? यस सर। ठीक है। सबसे पहले हेलो एल्केन का वर्गीकरण दो तरह से किया था मैंने, हेलोजन की संख्या के आधार पर
मोनोहेलाइड, डाइहेलाइड, ट्राइहेलाइड, पॉलीहेलाइड, है ना। एक हेलोजन है तो मोनोहेलाइड, एक से ज्यादा है तो सबको पॉलीहेलोजन बोल सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ? पॉलीहेलोजन, डाइहेलाइड में भी एक ही कार्बन से दो हेलोजन है, जेम डाइहेलाइड। जेम, जो क्रमागत से है तो, विसिनल, और इसके अलावा अल्फा ओमेगा, अल्फा ओमेगा, अल्फा दूसरा ओमेगा, वर्गीकरण है हेलोजन से जुड़े कार्बन के संकरण के आधार पर। 1D2 sp3 से हेलोजन जुड़ा है और sp2 से हेलोजन। sp से जुड़ा हो नहीं सकता, बनता नहीं है, स्थायित्व नहीं है। sp3 कार्बन से हेलोजन जुड़ा है, उसमें भी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। अगर वो sp3 जिससे हेलोजन जुड़ा है सीधे सीधे एक कार्बन से जुड़ा है तो प्राइमरी, दो से जुड़ा है सेकेंडरी द्वितीयक, तीन से जुड़ा है तो टर्शियरी, तृतीयक। मुझे बताओ ये कौन सा हैलाइड है? प्राइमरी, 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 प्राइमरी। बताओ ये कौन सा हैलाइड? सेकेंडरी, सेकेंडरी, सेकेंडरी। और ये कौन सा है? प्राइमरी, ये कौन? बस। उसके बाद है बेंजाइलिक और एलाइलिक। बेंजाइलिक और एलाइलिक, बेंजाइलिक एलाइलिक में क्या होता है? एक चीज कॉमन है कि हेलोजन sp3 से जुड़ा है और वो sp3 sp2 से, अगर वो sp2 बेंजीन का है तो बेंजाइलिक, बेंजाइलिक, नहीं है तो एलाइलिक। एलाइलिक, और ये भी तीन हो सकते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। अब मैं बात कर रहा हूं हेलोजन किससे जुड़ा है? sp2 से। उसके दो ही प्रकार है, विनाइल और अराइल। दोनों में क्या कॉमन है? हेलोजन sp2 से जुड़ा है, लेकिन वो पे sp2 बेंजीन वाला का है तो अराइल, नहीं है तो विनाइल। विनाइल हेलोजन में, है ना, एक एग्जाम्पल लिखा है पॉलीहेलोजन का, कौन सा? DDT। आयुबेसी नेम देख लोगे। आगे बढ़ते हैं निर्माण की अभिक्रिया। पहली अभिक्रिया है हेलो अम्लों से, दूसरा PCl3 और तीसरा SOCl2 से। हेलो अम्लों से में देखो, सबसे पहले H जुड़ा। हेलो अम्लों में क्या हुआ है? देखो OH की जगह कौन आया है? H I सर, अब आपको समझ में भी आ जाएगा क्योंकि आपने पढ़ रखी है ना सारी रिएक्शन से लगभग। सबसे पहले स्टेप में क्या हुआ है? देखो मैकेनिज्म में HI से H+O पे जाके जुड़ा। OH टूटा नहीं अभी, क्योंकि CO बंद क्यों नहीं टूटा अभी? कम ध्रुवीय बंध है, इसलिए नहीं टूटा। तो पहले पद में तो क्या हुआ? HI से H+O पे जाके जुड़ गया। फिर ये बंद ध्रुवीय हो गया, ये वाला CO बंद, क्योंकि O पे कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव, अब ये ध्रुवीय हो गया तो ये आसानी से टूट जाएगा और बन जाएगा क्या? कार्बोधनायन, कार्बोकेटायन बन गया इसमें। ये सर, और डीजनरेशन फिर हो क्या सकता बन जाएगा? I- का अटैक हो गया और क्या बन गया? एल्किल आयोडाइड। इस तरह से प्रोडक्ट बनता है। ये आ गया आपको समझ में? अब इसमें मैंने आपसे पूछा हेलो अम्लों की क्रियाशीलता का क्रम। सबसे ज्यादा क्रियाशील HI क्यों हुआ? साइज बड़ा है ना I का, तो बंदा आसानी से टूट जाएगा, जल्दी क्रिया करेगा। प्राथमिक एल्कोहल HCl के साथ सीधे क्रिया, क्योंकि HCl का H देने की प्रवृत्ति HI की तुलना में कम होती है, बहुत कम, तो प्राथमिक एल्कोहल को अगर करानी है क्रिया HCl से तो साथ में क्या लेना पड़ेगा? जिंक क्लोराइड, ZN से, क्योंकि ZnCl2 लुईस अम्ल होता है ऑक्सीजन से जुड़कर CO बंध की ध्रुवीयता को, जिससे ये आसानी से और Cl- जुड़ जाएगा और H+ निकल जाएगा। क्लियर सबको? फिर HF नहीं करता है फिर? HF भी नहीं करेगा, जब HCl ही नहीं करता तो HF भी नहीं करेगा। बिल्कुल। देखो नेक्स्ट है ल्यूकास अभिकर्मक। HCl और ZnCl2 को क्या बोलते हैं आप? ल्यूकास अभिकर्मक,
ल्यूकास अभिकर्मक के लिए क्रियाशीलता का क्रम सबसे ज्यादा 3 डिग्री अल्कोहल, डिग्री फिर और फिर 1 डिग्री किसी भी अभिक्रिया में अभिकारक की क्रियाशीलता का क्रम मध्यवर्ती के स्थायित्व के, यहाँ अभिकारक एल्कोहल है, मध्यवर्ती कार्बन आयन है, तो एल्कोहल की क्रियाशीलता का क्रम कार्बन आयन के स्थायित्व के, आप समानुपाती देखो 3 डिग्री अल्कोहल से 3 डिग्री कार्बोकेटायन बन रहा है, 2 डिग्री अल्कोहल से 2 डिग्री तो क्रियाशीलता सबसे ज्यादा किसकी होगी? 3 डिग्री फिर की 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री अल्कोहल तो इतना क्रियाशील है तो HCl से डायरेक्ट ही कर लेगा, ZnCl2 की जरूरत ही 2 डिग्री के लिए भी नहीं है, ZnCl2 की जरूरत सिर्फ किसके लिए 1 पड़ेगी? डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री। अब तीनों में ल्यूकास अभिकर्मक डाल दो, 1 डिग्री अल्कोहल में, 2 डिग्री में और 3 डिग्री में। सबसे पहले अल्किल हैलाइड किस में बनेगा? 1 डिग्री आपको पता कैसे चलेगा? एल्कोहल तो पारदर्शी होते हैं, एल्किल हैलाइड कैसे होते हैं? धुंधले, अल्प विले। तो जैसे एल्किल हैलाइड बनेगा विलयन धुंधला सा दिखेगा, धुंधला दिखेगा, तो आपको पता चल गया हाँ क्या बन गया? एल्किल हैलाइड। क्लियर? धुंधलापन सबसे पहले किस में दिखेगा? 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री में, फिर 1 डिग्री। ठीक है। हाँ, मध्यवर्ती क्या बनता है? कार्बन आयन। क्या संभव? पुनर्विन्यास। देखो HCl ने HCl ने OH देके H2 निकाल के क्या बना लिया? कार्बन आयन। कितने डिग्री बना? 2 डिग्री। 2 डिग्री में क्या शिफ्ट करा सकता हूँ फिर मैं? हाइड्रोजन को हाइड्राइड से, और जैसे हाइड्राइड शिफ्ट करा है तो वो बन गया इसमें ऐसे कार्बन आयन में जिसके स्थायित्व को ऑक्सीजन का प्लस R क्या हो रहा है? बढ़ा रहा है। अधिक स्थायी है ना ये प्लस R, अधिक स्थायी कार्बन आयन। आ रहा है क्या आपको समझ में? यस सर। यस सर। ठीक है। इसके बाद इसमें देखो HO से जाके जुड़ेगा क्या? नेक्स्ट स्टेप में देखो, अच्छा मैंने I जोड़ दिया ना, लिया क्या था मैंने? HCl, कोई बात नहीं। देखो HI लिया है यहाँ पे, पहले स्टेप में H+O से जाके जुड़ा, निकल गया, कार्बन आयन बन गया, क्या बना फिर इसमें? वलय विस्तार। वलय विस्तार। वलय विस्तार में देखो आप क्या हुआ है? 6 मेंबर्ड रिंग 6 मेंबर्ड रिंग बन गई। 5 सदस्यीय वलय से थर्ड वाला कार्बन 2 से बॉन्ड ब्रेक करके 1 पर चला गया, सेकंड पर क्या आ गया? पॉजिटिव, क्योंकि थर्ड कार्बन इलेक्ट्रॉन लेकर गया। पता है ना सबको पुनर्विन्यास? खुद ने प्रैक्टिस करके देखा क्या? चेक किया बना बना के एक बार सारे क्वेश्चन? जैसे कोई क्वेश्चन करते हो ना तो कोई क्वेश्चंस बीच में बहुत सारे आ रहे हैं तो प्रश्न देख के उसका सोल्यूशन खुद करो, रीअरेंजमेंट, प्रोडक्ट बनाना, फिर जैसे आ जाएगा फिर मैच कर लो कि हाँ गलती तो नहीं है कहीं। ठीक है, खुद किया करो, लिख लिख के पढ़ो इसको, नोट्स मत बनाओ, लिख लिख के पढ़ो, समझ गए? हाँ, तो फिर बना ये कार्बन आयन, और फिर में इसमें एक और बार क्या हो गया? वलय विस्तार के बाद हाइड्राइड से, जिससे क्या हुआ? 2 डिग्री किसमें बदल गया? फिर अधिक स्थायी कार्बन आयन के बाद I- अटैक कर देगा और ये बन जाएगा फाइनल प्रोडक्ट। क्लियर है सबको? आगे इतना समझ में? यस सर। इसके बाद देखो एक और प्रोडक्ट बनाया है मैंने वलय विस्तार के बाद, है ना? अच्छा इसमें देखो जरा, इस वाले क्वेश्चन में कौन सा मेजर बने? मिसलेनियस वाला। आया? बन गया जरा? क्या किया उसमें आपने? वलय विस्तार। वलय संकुचन के बाद कौन सा कार्बन आयन बन गया? ये वाला। अगर इसमें हाइड्राइड शिफ्ट करा दे तो ये बन जाएगा,
पहला ज्यादा स्थायी है दूसरा? पहला। पहला मिसेलेनियस पहला। इसलिए। मिसेलेनियस है इसलिए, तो उस पर करेगा फिर आई का अटैक, और उसी से बनेगा कौन सा प्रोडक्ट? अधिक स्थायी Major। मध्यवर्ती से बनने वाला ज्यादा बनता है उत्पाद, टीचर राइट? इसमें होगा क्या पुनर्विन्यास, रीअरेंजमेंट? यस सर। कैसे? नहीं सर, वो 2 डिग्री बनेगा ना, आप देखो ना हाँ। यहाँ पे 2 से 2 मिलेगा। ये प्लस ये- बनेगा, अब होगा इसमें पुनर्विन्यास? नहीं सर, नहीं, क्यों नहीं होगा? 2 डिग्री बनेगा सर। यहाँ से एच यहाँ आ भी गया तो 2 डिग्री बना के नहीं, दोबारा। और वो तो क्या होगा? यस सर। कम 2 स्थायी। डिग्री से 2 डिग्री होता ही नहीं है, हाँ सर। राइट? तो सीधा जहां से लिविंग ग्रुप हटा वहीं जोड़ दोगे, सिंपली आई। यस सर। नेक्स्ट PCl3 और PCl5 सेकंड रिएक्शन, OH की जगह Cl आया, बस कुछ भी नहीं है। अगर PCl3 तो PCl3 ले तो 3 मोल लेने पड़ेंगे, 3 OH की जगह 3 Cl, और 3 OH फास्फोरस के साथ आएंगे तो क्या बनेगा? फॉस्फोरस। लेकिन अगर PCl5 लें तो एल्कोहल के आपको एक ही मोल लेने हैं, ऐसे नहीं कि 5 लेने हैं। PCl3 के साथ 3 तो PCl5 के साथ, PCl5 के साथ एल्कोहल का एक OH की जगह एक Cl, अब एक H एक Cl के साथ HCl के रूप में निकलेगा, और 3 Cl एक ऑक्सीजन के साथ रहेंगे, क्या बन जाएगा? फॉस्फोनिल क्लोराइड। ये अभिक्रिया, ये डायरेक्ट अभिक्रिया याद रखोगे, ओके। अब नेक्स्ट कौन सी अभिक्रिया थी? डार्जन, ये भी बता दी थी क्या मैं? हाँ सर। थायराइड हाँ, बता दिए। इसमें सह उत्पाद क्या बनता है? HCl और SO2, SO2। और दोनों सह उत्पाद कौन सी अवस्था में? गैसीय अवस्था। तो बनने वाला प्रोडक्ट शुद्ध 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 अवस्था में, अवस्था में प्राप्त होते हैं। इसलिए एल्किल क्लोराइड के बनाने की ये बेस्ट सर्वोत्तम बेस्ट विधि है, राइट? क्योंकि सह उत्पाद, ये मैकेनिज्म बता दी थी, ठीक है। हाँ सर। अब मैंने इसमें क्या बताई थी? अगर प्रिडिन की उपस्थिति में लेंगे तो विन्यास का क्या होगा? प्रतिपन। प्रिडिन नहीं लेंगे तो विन्यास का धारण। विन्यास का धारण का मतलब जहां से लिविंग ग्रुप हटाए वहीं से ये जुड़ेगा। विन्यास का प्रतिपन का मतलब उसके बैक साइड। इसके बाद हाइड्रोकार्बन द्वारा, देखो एल्केन के हेलोजेनिक, वहां पे तो आपको नहीं लग रही होगी, अब तो ये वही अभिक्रिया एल्केन की। एल्केन की रासायनिक गुणधर्म में पहली अभिक्रिया यही है। सर ये कितने पदों में? 3 पदों में, श्रृंखला प्रारंभन, श्रृंखला संचरण और श्रृंखला समापन। अपन Cl2 आदिक में ले लें, क्या ले ले? CCl4 तो क्या बनेगा? CCl। अगर मीथेन आदिक में ले लें तो मिथाइल क्लोराइड ही बनेगा भाई, ये ध्यान। C5H12 के मोनोक्लोरीनीकरण से कितने उत्पाद बन रहे हैं? सिर्फ एक। तो बताओ वो C5H12 की स्ट्रक्चर क्या है? सो रिंग में नियोपेंटेन। वो रिंग वाला तो C5H10 है। SN। साइक्लोपेंटेन का फॉर्मूला ये थोड़ी होता है C5H12, नहीं सर। नहीं होता। वैसे सोचना पड़ेगा आपको। अगर मैंने ले लिया आइसोपेंटेन तो कितने उत्पाद बनेंगे? 2 4 उत्पाद। फोर। कितने? और इसमें बताने त्रिविम समावयव कितने? 2, क्योंकि 2 प्रकाशिक सक्रिय है ना इसमें। तो पूछेगा ना अगर आपसे कि बनने वाले कुल समावयव की संख्या त्रिविम समावयव को शामिल करते हुए, तो 6 आंसर दे दोगे। क्यों दोगे बताओ 6? सर की मिरर 2 इनकी मिरर इमेज। मिरर इमेज, मिरर इमेज। राइट? 2 प्रकाशिक सक्रिय ना, तो 2 उनके क्या हो गए? मिरर इमेज। मिरर क्लियर है? तो ऐसे कुल मिला के कितने प्रोडक्ट बनेंगे? 6। अगर सिर्फ आपको बोले संरचनात्मक समवायी तो क्या आंसर दोगे? 4। और आपसे पूछे ना बनने वाले कुल उत्पादों की संख्या, 4 ही बोलना। लेकिन ऐसे बोले ना त्रिविम समावयव को शामिल करते हुए तो बोलना ठीक। 6, अदरवाइज 4 ही बोलना, कुछ नहीं बोले। ठीक है, ये था वो क्वेश्चन C5H10 के मोनोक्लोरीनीकरण से।
एक ही उत्पाद बनता है, तो वो क्या होगा? C5H, साइक्लोपेंटेन। पेंटेन। C2FClBr आएगा, कुछ समावय बना बना के जो देखे थे अपन ने। एल्कीन पे HX का योग, कौन सा योग होता है? HX का योग मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार कौन सी अभिक्रिया है? मोनोहेलाइड का निर्माण। पढ़ चुके हो आप? यस सर। ठीक है। ऐसे X2 का योग है एल्कीन पर, X2 का योग क्या कहलाता है? हाइड्रोजन, वो हेलोजनीकरण, और वो N2 योग होता है, और क्या बनता है इसमें? डायहेलाइड। क्या बनता है? डायहेलाइड बनता है। अगर X2 का योग उच्च ताप या सनलाइट में कराएं तो कौन सा प्रतिस्थापन हो जाएगा? बताया था ना अभी। जैसे देखो Cl2 उच्च ताप, Cl2 भी किस में ले लिया मैंने? एक्सेस में। बताओ क्या बनेगा? CCl3। CCl3 आ जाएगा। क्या बन जाएगा? और CCl3 का जल अपघटन कराने पे क्या बनेगा? 3 Cl की कार्बोक्सिलिक जगह एसिड। 3 OH, और 3 OH से क्या निकाल लो फिर? H2 देखो क्या बन गया? यस सर, कार्बोक्सिलिक बना एसिड। क्या? नहीं बना कार्बन। अगर CCl3 पे नाइट्रीकरण कर रहा हूं मैं, इस पे नाइट्रीकरण कहाँ होगा? NO2। मेटा मेटा मेटा। पर, क्योंकि कौन सा ग्रुप है? ग्राई -M, वो है ना मेटा पर। ऑर्थो पैरा पर क्या लाता है? ये पॉजिटिव, तो मेटा पर ये अटैक करेगा फिर NO2+। तो मेटा निर्देशी समूह है ना ये, इस वजह से। आ गया सबको समझ में? यस सर। हाँ जी, क्लियर है सबको इतना? यस सर। अब देखो ये sir. सारी अभिक्रिया देखो, तुम्हें सारी अभिक्रिया पढ़ा चुका हूं मैं। सबसे पहले पहली अभिक्रिया देखो, टॉप वाली। क्या लिखा है? HBr का योग H2O2 में, H2O2 HBr का योग। मार्कोनिकॉफ। HCl ले लेता हूं मैं, बताओ क्या होगा? एंटी मार्कोनिकॉफ। मार्कोनिकॉफ ही होगा। HCl का योग तो सर H2O2। HCl होता है वो। HCl का योग हमेशा मार्कोनिकॉफ होता है, चाहे H2O2 लो चाहे नीलो। मत लो। वहां से वो पेरोक्साइड होता पेरोक्साइड प्रभाव किसके साथ लगता है? सिर्फ है। एंटी मार्कोनिकॉफ। HBr के साथ। ठीक है। यस सर। HCl का सिंपल योग भी कैसा होगा? मार्कोनिकॉफ। HBr का सिंपल योग। एंटी मार्कोनिकॉफ। अच्छा, मार्कोनिकॉफ। सिंपल योग हाँ सर। मार्कोनिकॉफ। अगर पेरोक्साइड ले ले तो एंटी मार्कोनिकॉफ। ऐसे था। अब Br2 और H2 का योग करते हैं एक साथ, तो कौन जुड़ता है? OH माइनस Br+। तो इलेक्ट्रोफाइल मतलब कौन है इलेक्ट्रोफाइल? Br+। कहाँ जोड़ोगे? जहाँ H पहले से ज्यादा है। ज्यादा। बताओ Br2 का सिंपल योग, एंटी एडिशन। हाँ इसका इसमें है। कार्बोकेटाइन तो बनता ही नहीं है। यस सर। हाँ, SOCl2 उच्च दाब या Cl2 उच्च दाब पर क्या करते हैं? एलाइलिक प्रतिस्थापन। यस सर। क्या करेंगे इस वाले केस में? एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन। आगे सारे स्टेप ऐसे NBH HBr हो तब भी एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। यस सर। ये सारी रिएक्शंस पढ़ रखी है अपन। अब एल्काइन पर HCl का योग, एल्काइन पर HCl का योग करा दें तो क्या बन जाएगा? विनाइल क्लोराइड। देखो यस सर। विनाइल, ऐसे ही। नेक्स्ट है, अगर HCl का योग 2 बार करा दें तो जैम डाइलाइड बन जाएगा। एक बार HCl का योग कराए तो ट्रिपल डबल में, दूसरी बार कराए तो डबल सिंगल। और योग से कैसा बनेगा? जैम डाइलाइड। एक ही कार्बन पर 2 हेलोजन जुड़े। नेक्स्ट, ट्राइलाइड का प्रिपरेशन
इसके बाद टेट्राएलाइड का देखो जरा, एल्काइन पर Cl2 का 2 बार योग करा दो, दो बार तो क्या बन जाएगा? टेट्रा टेट्राएलाइड। कार्बोक्सिलिक अम्लों से सिल्वर कौन सा देखो, कार्बोक का क्या ले रहा हूं यहाँ पे? सोडियम लवण। किससे अभिक्रिया? Br2 सिल्वर लवण। सॉरी सिल्वर लवण। तो सिल्वर लवण लिया, Br2 के साथ अभिक्रिया कराई, अध्रुवीय विलायक क्या लिया है मैंने यहाँ पे? CCl4। तो पता है क्या होगा? Br2 की उपस्थिति में, CCl4 की उपस्थिति में उच्च ताप पर सबसे पहले तो CO2 गैस निकल जाएगी, फिर एक Ag के साथ एक Br माइनस निकल गया और एक Br प्लस R से जुड़ जाएगा। किससे जुड़ जाएगा? और बन जाएगा एल्किल ब्रोमाइड। एक कार्बन कम का बनेगा एल्किल ब्रोमाइड, जितने का कार्बोक्सिलिक अम्ल लोगे ना उससे एक कम। क्यों? CO2 निकली है, इस वजह से। कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण Br2 से एक कार्बन कम का बन गया मिथाइल ब्रोमाइड। राइट? मैकेनिज्म देखो, सबसे पहले स्टेप में Br2 से क्रिया कर ली इसने, AgBr अलग हो गया, RCOBr अलग बन गया। फिर RCOBr में उच्च ताप पर क्या होगा? समांशन। उच्च ताप पर क्या हो रहा है यहाँ पर? RCO रेडिकल और Br। अब RCO रेडिकल है ना यहाँ पे, ये वाला, एक इलेक्ट्रॉन तो इधर ले लेगा और एक इसके साथ लेगा, इस वाले के साथ, और शेयर करके क्या बना लेगा इसके साथ? बॉन्ड। एक इसके साथ, है ना, और तो CO2 तो अलग हो गया, ऐसे इसमें हुआ है समांशन। तो CO2 अलग हो गया और क्या बन गया? मुक्त मूलक। अब ये मुक्त मूलक स्पीसीज आपस में कंबाइन होके क्या बना लेगी? मुक्त मूलक स्पीसीज R रेडिकल किसके साथ क्या बना लेंगे? तो RBr बन गया एल्किल ब्रोमाइड। बना के नहीं बना एल्किल ब्रोमाइड? इस अभिक्रिया में अगर Br2 की जगह I2 ले लो तो ऐसा लग रहा होगा Ri बन जाएगा। नहीं लग रहा? Br2 की जगह I2 ले लूं तो यहाँ Ri बन जाएगा, AgI बन जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर मैं Br2 की जगह I2 ले लूं तो ईस्टर बनेगा मेजर प्रोडक्ट। क्या बनेगा? एस्टर बनता है मेजर। और इस अभिक्रिया का नाम ही अलग हो जाएगा फिर तो, बिर्नबम सिमोनिनी अभिक्रिया। अब Br2 की जगह अगर क्या ले लें अपन? Br2 की जगह I2, तो मुख्य उत्पाद एस्टर बनता है। ये आपको ध्यान रखना है अलग, ठीक है। अब आ जाएगा नेक्स्ट अभिक्रिया, हेलोजन विनिमय अभिक्रिया। हेलोजन विनिमय में क्या करना है? एक हेलोजन को दूसरे हेलोजन से क्या करना है? प्रतिस्थापित करना है। दो अभिक्रिया हो गई, फिंकलेस्टाइन और स्वाट। फिंकलेस्टाइन से क्या करते हैं? एल्किल ब्रोमाइड और क्लोराइड से आयोडाइड बनाते हैं। एल्किल ब्रोमाइड और क्लोराइड से क्या बनाते हैं बेटा? आयोडाइड बनाते हैं। और एल्किल ब्रोमाइड या क्लोराइड से आयोडाइड बनाने के लिए क्या लेते हैं अपन? NaI और एसीटोन। NaI और एसीटोन लेते हैं। तो इस अभिक्रिया में क्या होता है? NaI एसीटोन में NaI की उपस्थिति में Br या Cl हट जाएगा और I जुड़ जाएगा, और Na Br के साथ निकल जाएगा, या Cl होगा तो Cl के साथ। इस अभिक्रिया में विलायक क्या यूज ले रहे हो आप? एसीटोन। एसीटोन। इसका बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि फिंकलेस्टाइन अभिक्रिया में एसीटोन की जगह जल ले लें तो क्या बन जाएगा? एसीटोन की जगह, तो उससे क्या होगा? एक्चुअली होता क्या है, एसीटोन में तो ये क्या होता है? सह उत्पाद एविले, क्योंकि आयनिक है ना दोनों। इससे अल्कोहल बनेगा क्या? सुनो तो सही, ये दोनों क्या है?
सह उत्पाद। आयनिक नेचर के सह उत्पाद। एसीटोन में घुलेंगे क्या ये? नहीं नहीं घुलेंगे। सर। लेकिन जल में तो ये क्या हो जाएंगे? घुल जाएंगे। घुल जाएंगे, तो ऐसे हो जाएंगे अलग अलग, Na और Cl माइनस। Br में Na+ और Cl-। अब आई का साइज तो बड़ा होता है, बंध लंबाई Yes, sir. अधिक होती है, तो ये वापस इसको ब्रेक करेंगे और पीछे चल जाएगी अभिक्रिया। यानी Yes, एल्किल ब्रोमाइड से आपने एल्किल आयोडाइड बनाया था ना, तो अब NaCl वापस से- वियोजित हो जाएगा, ब्रोमाइड आयन Ci को दोबारा रिप्लेस करने की क्षमता रखता है, क्योंकि आई का साइज बड़ा है, बंध लंबाई अधिक है, क्रियाशील है, ऐसे। इसलिए आपको सह उत्पाद किस में रखना पड़ेगा? अवक्षेप के रूप में, ताकि वो वियोजित होकर एनायन नहीं दे। अगर वो उसने Br- दे दिया वियोजित होकर, तो वो रिप्लेस कर ही देगा, तो अभिक्रिया बैकवर्ड जाने से क्या हो जाएगी? बच जाएगी। क्या हो जाएगी? सर अगर तो ये अभिक्रिया अभिक्रिया आगे ना चले और उससे पहले ही मतलब जल मिला दे, तब तो सर ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी ही नहीं। वापस बोलो। सर ये बैकवर्ड डायरेक्शन में इसलिए गई है क्योंकि जब RI बन गया उसके बाद अपन ने वाटर ऐड किया है इसमें। नहीं, कीटोन की जगह। ये क्या है? ये विलायक का मतलब क्या होता है? माध्यम तो घोल माध्यम, जिसमें इनको क्रिया करवाते हैं, जिनको इसमें क्रिया कराते हैं, वो विलायक माध्यम के लिए प्रयुक्त होता है, जिसमें क्रिया कर। आपने एसीटोन का कोई रोल क्या है? बस माध्यम प्रदान किया है इसमें। जैसे एल्किल ब्रोमाइड ठोस है, NaI भी क्या है? ठोस। अब इन दोनों को दूर दूर इधर रख दिया, क्रिया हो जाएगी? इन दोनों को यहाँ रख दिया, अब भी नहीं होगी। इनको किस में रखना पड़ेगा? किसी विलयन में, माध्यम। जिसमें आपस में ये इंटरेक्ट हो, फिर क्रिया हो। ठीक है? ओके सर। तो मैं एसीटोन की जगह जल ले रहा हूं, मैं जल डाल नहीं रहा। क्या कर रहा हूं मैं? ओके सर। एसीटोन की जगह जल ले रहा हूं, अलग से नहीं डाल रहा जल। जल यानी विलायक के रूप में एसीटोन ले रहे हो, आपने एसीटोन की जगह ही क्या ले लिया अब? जल। तो ये हो जाएगा। बोलो, ये आ गया क्या आपको समझ में, ये वाली लाइन जो मैंने लिखी? सर। Yes, sir. ओके। ये भी अभिक्रिया SN2 है, यानी इसमें भी कार्बन आयन नहीं बनता, प्रतिपन। विन्यास में क्या हो जाता है? प्रतिपन। प्रतिलोमन या प्रतिपन। ठीक है? जहां से Cl जुड़ा है, I उसके बैक साइड। बैक साइड से जुड़ा है। ऐसी एक और अभिक्रिया है, कौन सी? स्वाट। वो भी SN2 ही है, उसमें भी विन्यास का, प्रतिपन। लेकिन उससे बनाते हैं क्लोराइड ब्रोमाइड से, आयोडाइड नहीं, फ्लोराइड। फ्लोरिनेटिंग रिएजेंट है सारे, कोबाल्ट ट्राइफ्लोराइड, आर्सेनिक का ट्राइफ्लोराइड, G2F2 और AgF, ये फ्लोरिनेटिंग एजेंट। कोई सा भी यूज ले लो, ClBr की जगह F ले आएंगे। ठीक है? विलायक क्या यूज ले रहे हैं इसमें भी, एसीटोन और इसमें भी वही रीजन है, जल ले ले तो फटाफट चढ़ जाएगा। विलाय अच्छा, ये तो फिर भी इजीली नहीं हटेगा, Yes, sir. क्योंकि F का साइज कैसा है? छोटा। छोटा। तो जल्दी से हटेगा नहीं। इसके बाद है अराइल हैलाइड का प्रिपरेशन। अभी क्या पढ़ा था आपने? अल्काइल हैलाइड। Alkaloid. अब क्या बता रहा हूं मैं? एराइल हैलाइड। बता क्या रहा हूँ, ये तो पढ़ चुके हो तुम। देखो, आप पहली अभिक्रिया अभी पढ़ी है बेंजीन में, Halogenation. हैलोजिनेशन। दूसरी अभिक्रिया वाला केस बताया था कि अभी मैंने, देखना जरा। CCl3 जुड़ा है, अब हैलोजिनेशन कहाँ होगा? मेटा पर। Proper. और CH3 जुड़ा हो तो, Ortho या पैरा. और मेजर प्रोडक्ट बनेगा इसमें पैरा वाला। पैरा. पैरा पर अनुनादी संरचनाओं की संख्या ज्यादा बनती है। OCH3 जुड़ा है तो वो भी ऑर्थो पैरा निर्देशी है, Yes, sir. और Cl जुड़ेगा एक बार ऑर्थो पर और एक बार मेजर, क्या बनेगा? पैरा वाला। पैरा. अभिक्रिया में मध्यवर्ती के बनता है एरिनियम आयन, Yes, sir. सिग्मा कॉम्प्लेक्स, राइट। Yes, sir. सेकंड अभिक्रिया है बेंजीन डायजोनियम लवण। आपको पता है बेंजीन डायजोनियम लवण जो है ना, वो एनिलीन से बनाते हैं।
किससे बनाते हैं? एनिलीन का एनिलीन। डायजोटीकरण करा दिया। जैसे ही एनिलीन का डायजोटीकरण कराया तो NH2 ग्रुप डायजोनियम क्लोराइड में बदल गया। और आपको पता है ये ग्रुप है ना N2+, ये कैसा है? बेस्ट लिविंग ग्रुप, सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप। तुरंत हट जाएगा ये। यस सर। किसी भी नाभिक स्नेही के द्वारा इसको आसानी से रिप्लेस कर सकते हो उच्च ताप देके। देखो मैंने पहले पहले क्या कराई है, CuCl2 और, तो इस अभिक्रिया को बोलते हैं सैंडमायर अभिक्रिया। सेंड और सैंडमायर अभिक्रिया में Cl आ जाएगा यहाँ पे, इसकी जगह Cu2Br2HBr भी ले सकते थे, Cu2Br2HBr, तब भी यही होता। अगर अभिक्रिया में Clear बनता। कॉपर पाउडर और HCl ले लिया, प्रोडक्ट तो वही बनना है। अभिक्रिया का नाम गाटर मानव। ऊपर वाली क्यूप्रस क्लोराइड और HCl, नीचे वाली कौन सी है? सैंडमेयर अभिक्रिया, है ना। तो सैंडमेयर और गाटरमान में ज्यादा एडवांस कौन है? गाटरमान, क्योंकि उसमें कॉपर पाउडर ले रहे हैं। कॉपर पाउडर की उपस्थिति में क्रियाशीलता अभिक्रिया की बढ़ जाती। क्लियर सबको इतना सारा? KI के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो वो सिंपल ही हो जाएगी, क्योंकि डायजोनियम ग्रुप तो वैसे ही बेस्ट लिविंग ग्रुप है। उच्च ताप पर N2 गैस निकली, आयोडाइड जुड़ गया यहाँ पर, और KI की जगह KCl, क्लोराइड था ना वहां पे, ये बन गया। क्लियर है सबको? इसके बाद एक और इंपोर्टेंट अभिक्रिया है, हाइड्रोजन टेट्राफ्लोरोबोरेट से करा दी, HBF4। क्या देगा ये? H+ और तो बन जाएगा BF4- ने Cl- को रिप्लेस कर दिया बेंजीन डायजोनियम लवण से। Cl- की जगह कौन आ जाएगा? फिर उच्च ताप पर ये BF4 अपघटित होगा। BF3। ठीक है, अब ये फ्लोराइड जुड़ जाएगा इसमें। कहाँ पे? जहां से N2 निकला था। कौन जुड़ जाएगा? और ये प्रोडक्ट। फ्लोराइड। क्लियर सबको? ये सभी क्रिया का नाम क्या है? बाल्समान। 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 क्लियर है ना सबको? ओके, इसके बाद है फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुणधर्म। देखो एल्किल हैलाइड की मैंने बताई थी, इसकी विलेयता जल में क्या होती है? कम। कम ध्रुवीय होते हैं ना, तो कम विलेय होते हैं। और इनका गलनांक क्वथनांक एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल से क्या होते हैं? कम होते हैं। एल्कोहल हो गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया, और कार्बोनिल यौगिक यानी एल्डिहाइड और कीटोन। लेकिन इनका गलनांक क्वथनांक हाइड्रोकार्बन और ईथर से क्या होते हैं? अधिक होते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन तो जितने भी है उनसे ज्यादा होंगे, लेकिन एल्कोहल, एल्किल हैलाइड, वो एल्कोहल, एल्डिहाइड और कीटोन, और कार्बोक्सिलिक अम्ल उनसे क्या होंगे? क्योंकि उनकी तुलना में कम ध्रुवीय होते हैं। जल में कम विलेय होंगे, या अल्प विलेय होंगे, या अविलेय होंगे। जैसे जैसे हाइड्रोजन श्रृंखला बढ़ती जाएगी, विलेयता क्या होती जाएगी? कम, क्योंकि हाइड्रोकार्बन श्रृंखला कैसी होती है? जल विरागी होती है। पता है ना सबको ये? ओके, यस सर। अब आता है क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट। बेटा क्वथनांक अणुभार के क्या होता है? समानुपाती। शाखाओं के व्युत्क्रमानुपाती। देखो इन चारों में अणुभार बढ़ता जा रहा है क्या यहाँ से यहाँ पे? यस सर। बढ़ता जा रहा है। यस सर। अणुभार बढ़ रहा है तो गलनांक क्वथनांक क्या होगा? बढ़ेगा। ऐसा ही नीचे में इनमें भी देखो अणुभार बढ़ रहा है। हेलोजन डायपो मोमेंट में एक एक्सेप्शनल केस है, CH3F का सबसे ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन CH3F का डायपो मोमेंट CH3Cl से क्या होता है? कम। कम होता है।
ठीक है, एल्किल फ्लोराइड, एल्किल ब्रोमाइड, एल्किल आयोडाइड और एल्किल फ्लोराइड, एल्किल क्लोराइड, एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड, ऐसे घटता हुआ होना चाहिए। लेकिन एल्किल फ्लोराइड का एल्किल क्लोराइड से क्या हो जाता है, कम, क्योंकि फ्लोराइड का आकार कैसा है, छोटा, छोटा, इलेक्ट्रॉन घनत्व उच्च। ज्यादा। इस वजह से इलेक्ट्रॉन घनत्व उच्च होने के कारण आवेश का पृथक्करण उतना ज्यादा नहीं हो पाएगा CH3F बंध में, इसलिए इस बंध का द्विध्रुवा गुण कम होगा, किससे, CH3Cl से। क्या कारण, स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ओके, नेक्स्ट अब हम आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इस चैप्टर की, कौन सी, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या होता है इसमें, RX बंध कैसा होता है, ध्रुवीय। तो RX बंध ध्रुवीय है, तो जैसे ही X जाएगा इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, है ना। तो जैसे ही बंध टूटेगा, किसका, नाभिक स्नेही का इसकी तरफ क्या हो जाएगा, अटैक हो जाएगा, और नाभिक स्नेही का अटैक इसमें होगा तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा RNA, बन जाएगा कि नहीं, और साथ में अलग हो जाएगा कौन, लिविंग ग्रुप, हटने वाला समूह, ये है यहाँ पर। तो कोई भी नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन में होता क्या है, एक नाभिक स्नेही दूसरे नाभिक स्नेही को क्या कर देता है, रिप्लेस। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन में एक इलेक्ट्रॉन स्नेही, जैसे बेंजीन की कौन सी अभिक्रिया थी, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन, कोई भी इलेक्ट्रॉन स्नेही बेंजीन से जुड़ रहा था और बेंजीन से H+ को निकाल हटा रहा रहा था। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन में क्या हो रहा है, नाभिक स्नेही समूह X को निकाल रहा है और प्रोडक्ट बन गया, ये बन गया ना प्रोडक्ट RNA। अब ये प्रोडक्ट कौन कौन सा हो, कौन कौन सा प्रोडक्ट हो सकता है, यहाँ पर देखो आप, RNU प्रोडक्ट है, यहाँ पर क्या क्या हो सकता है, अगर अटैक क्या क्या करे, नाभिक स्नेही अगर जल है, क्या है, या नमी युक्त नमी। है, H2 है, या क्या बोल रहा हूं मैं, नमी युक्त Ag2, या जलीय KOH है, या जलीय NaOH है, ऐसे लिखा है ना, एल्कोहल। NaOH जलीय, या जलीय KOH। तो इन चारों केसेस में कुछ भी लेने पे क्या बनता है वो प्रोडक्ट, एल्कोहल। कॉल अगर आप RONA लेते हो क्या होगा फिर, Na+ तो X+ के साथ निकल जाएगा और O- जुड़ जाएगा, किससे, R से, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, ईथर। ईथर। अगर KCN लेते हैं तो CN- अलग होगा जलीय विलयन में, कौन अलग होगा, CN-। K+ और CN-। का उभय तंतुक नाभिक स्नेही है, क्यों, ये सब क्योंकि अटैक नाइट्रोजन भी कर सकता है, अटैक कार्बन भी। कार्बन, लेकिन ऐसे केसेस में जिसका अटैक ज्यादा होगा और साइज बड़ा होगा, तो किसका साइज बड़ा है, C का या N का, C की, कार्बन की, तो कार्बन का कार्बन अटैक की। AgCN में Ag और CN का बंध कैसा है, ध्रुवीय। सहसंयोजी बंध है, आयनिक नहीं है। KCl में तो क्या था, KCN में आयनिक था सर। KCN में आयनिक था, K+ और यहाँ तो CN-। आयनिक बॉन्ड था कि नहीं, लेकिन इसमें सहसंयोजक, तो इसमें सहसंयोजक। कार्बन की उपलब्धि नहीं है, जब तक ये टूटेगा नहीं, जब तक कार्बन उपलब्ध नहीं होगा, तो कार्बन की उपलब्धता होगी उससे पहले तो कौन अटैक कर देगा, तो N की साइड से जुड़ जाएगा पहले, वहां तो ऐसा था ही नहीं कुछ KCN में, क्योंकि बंध कैसा था, आयनिक। डालते ही अलग, आयनिक बंध तो जल्दी भी ओके। हो तो जाता है। ओके, अब AgCN की केस में मेजर प्रोडक्ट क्या बन रहा है, एल्किल आइसो नाइट्राइल, ये बन रहा है इसमें मेजर, क्लियर।
अब इसमें आ जाओ तीसरे वाले में, पांचवें और सर छठे फिर से एग्जाम, बताना सर प्लीज। एजी और सीएन में। सीएन है, दोनों उपलब्ध है तो कौन अटैक करेगा? कार्बन। कार्बन। जैसा किसमें होता है? केसीएन। बंद कैसा है? आयनिक। जल में डालते ही दोनों वियोजित, अलग अलग। एजीसीएन में एजी का बंद कैसा है? सहसंयोजक। अब कार्बन उपलब्ध है नहीं सर। नहीं। कि बंद सहसंयोजक है, तुरंत वियोजित होता नहीं है, टाइम लगेगा ना इसको टूटने में। तो ये जब तक टूटेगा उससे पहले तो नाइट्रोजन। तो RX से X निकलेगा, ये नाइट्रोजन वाला इस पे अटैक कर देगा, क्या बन गया? नाइट्रोजन। एल्केनाइड। आ गया। सर ऐसा ही होता है KNO2 और AgNO2 में। K प्लस O माइनस N डबल बॉन्ड O AgO NO। ऊपर वाले केस में O पे न्यूट्रल है और O पे कौन सा चार्ज आ रहा है? नेगेटिव। तो अटैक कौन सा करेगा KNO2 लेने? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन तो न्यूट्रल है और ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। नेगेटिव। हाँ, तो नेगेटिव वाले पर इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा। ज्यादा। आ गया क्या? हाँ जी। सर O वाला साइड अटैक करेगा यहाँ पे, लेकिन AgNO2 में O वाला फ्री नहीं है ना, तो अटैक कौन करेगा? पहले वाले केस में क्या बना प्रोडक्ट? ये। किस और सर? दूसरे वाले केस में नाइट्रोजन। ये हो गया नाइट्रो एल्केन, ये हो गया एल्काइल नाइट्राइड। इस तरह से, ठीक है। क्लियर? अगर मैं LiAlH4 ले लूं तो क्या बनेगा? RH। RH, क्योंकि ये क्या देगा? ये H माइनस H माइनस। को हटा देगा और H माइनस जुड़ जाएगा। क्या बन जाएगा इसमें? हाइड्रोकार्बन। एल्किन भी हो सकता है, एल्किन भी हो सकता है, राइट? क्लियर है सबको? नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो इसमें, हाँ अब देखो इधर RCO माइनस लिया है मैंने, है ना? तो O वाला साइड से जुड़ जाएगा ये, क्या बन जाएगा इसमें? ईस्टर। ये जुड़ा है ना ऐसे, कैसे? R से, तो इसको क्या बोल दोगे आप? एस्टर। NH3 वाले साइड को देखो आप, सर स्क्रीन नहीं आ रही। एक मिनट। NH3 वाले केस में क्या होगा देखो, RX H N H और H, बताओ क्या बनेगा? HX बार चले जाएगा RNH2। प्राइमरी अमीन। क्या बनेगा? प्राइमरी एमीन। अगर प्राइमरी अमीन ले लो तो क्या बनेगा? सेकेंडरी एमीन। और सेकेंडरी अमीन ले लो तो? टर्शरी। और तृतीयक अमीन ले लो तो? ये नाइट्रोजन इस पे अटैक करेगा, यहाँ से X निकल जाएगा, बन जाएगा R4N प्लस X। चतुष्क अमोनियम लवण, ये बन जाएगा। ठीक है, तो नाभिक स्नेही क्या बनेगा आप खुद बना सकते हो। ये बता दिया था क्या मैंने पहले?
हाँ क्या? हाँ, तो ये टेबल समझ आ गई सबको? सोडियम और ड्राई ईथर में क्या बन रहा है? कौन सी अभिक्रिया है ये? वुड्स। वुड्स रिएक्शन। नीचे वाली RSNA थायो ईथर बन गया इसमें। यस सर। इस तरह से आप प्रोडक्ट बना सकते। अब मैं आपको बता रहा हूँ नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया स्टार्ट की है जस्ट अपन ने। ये कितने टाइप की है? ये बहुत सारे टाइप की है। उसमें मेनली हम कौन सी पढ़ेंगे? SN1 और SNI को तुमने पढ़ ली ना थोड़ी सी? कहाँ पे पढ़ी थी? डार्जन में। डार्जन में। सबसे पहले SN1 में। ये 1 क्या है SN1 में? एक अणु। अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि। ठीक है। N का मतलब नाभिक स्नेही, राइट? और S का मतलब सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन। तो ये है एकाण्विक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसमें एक एक स्टेप ध्यान से देखते चलो। कितने पद में हो रही है ये? 2। पहले प्रथम पद में RX बंध टूटता है और द्वितीय पद में RX बंध टूटेगा तो कार्ब केटायन बन गया ना मध्यवर्ती। क्या संभव? रीअरेंजमेंट। पुनर्विन्यास। RX बंध टूटा और पुनर्विन्यास बना। फिर R+ पर सेकंड स्टेप में नाभिक स्नेही ने अटैक किया है। ठीक है, किसने अटैक किया है? और ये बन गया इसका प्रोडक्ट। क्लियर सबको? अब देखो इसमें ये अभिक्रिया कितने पद में हुई है? 2 में ना। इसका पहला पद स्लो है और स्लो स्टेप को ही क्या बोलते हैं आप? RDS। निर्धारक पद। यही बोलते हैं ना? हाँ सर। रेट डिटर्मिनेशन स्टेप। दर निर्धारक पद, RDS। हाँ, तो अभिक्रिया की कोटि वेग नियम किससे बनाऊं मैं? पहले स्टेप से, दूसरे स्टेप से? फर्स्ट। पहले से। पहले से। क्या बनेगा देखो जरा। अभिक्रिया वेग बराबर K RX की सांद्रता का घातांक 1। तो वेग नियम क्या कह रहा है? अभिक्रिया की कोटि कितनी है? 1। अभिक्रिया की कोटि 1 है। किसके सापेक्ष? एल्किल हैलाइड की सांद्रता का घातांक 1। अभिक्रिया का वेग एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर कर रहा है। क्या अभिक्रिया नाभिक स्नेही की सांद्रता पर या नाभिक स्नेही पर निर्भर करेगी? नहीं सर। नहीं सर। नहीं करेगी, क्योंकि पहले पद में कहीं नाभिक स्नेही नजर ही नहीं आ रहा। यस सर। राइट। तो अभिक्रिया की कोटि प्रथम हो गई। अभिक्रिया, चौथा पॉइंट क्लियर है सबको? यस सर। पांचवा पॉइंट क्लियर है? हाँ यस सर। सर। गुड। छठा पॉइंट क्लियर है? हाँ सर, ये भी है। यस सर। क्यों? क्योंकि एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता बनने वाले मध्यवर्ती कार्बन आयन के समानुपाती। 3 डिग्री एल्किल हैलाइड सबसे क्रियाशील होगा ना। यस सर। जैसे अपन एल्कोहल की करा रहे थे HX से, वो भी SN1 का उदाहरण है, पता है आपको? एल्कोहल की अभिक्रिया करा रहे थे ना हेलो अम्ल से, कार्बन आयन बन रहा है, फिर प्रोडक्ट बन रहा है, तो किसका उदाहरण है वो? SN1 का। ओके। और मध्यवर्ती सातवां पॉइंट क्लियर है? यस सर। गुड। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो। SN1 का ऊर्जा आरेख वक्र, पता है आप इसको? आप केमिकल काइनेटिक में ही पढ़ चुके हो। कितने पद में हो रही है ये? 2 पदों में हो रही है। तो एक मध्यवर्ती बन रहेगा बीच में, दिख गया आपको? ओके। अब देखो इसमें संक्रमण अवस्था तो 2 बन गई, बट मध्यवर्ती कितने? कौन सा स्टेप स्लो है? कैसे पता करते हो आप स्टेप स्लो? सक्रिय ऊर्जा के। सक्रिय ऊर्जा के आधार पर। यस सर। जिस स्टेप की सक्रिय ऊर्जा ज्यादा। वो स्टेप स्लो होगा। कौन सा है स्लो? फर्स्ट। वही पढ़ा था ना अपन ने पहला ही, स्लो। गुड। उसके बाद जरूरी नहीं है यही हो मैकेनिज्म SN1 में, यही ग्राफ बने। ऐसा क्यों?
क्योंकि मध्यावर्ती में अगर पुनर्विन्यास नहीं होगा तभी बनेंगे 2 स्टेप। अगर पुनर्विन्यास Yes, हो sir. गया तो एक स्टेप और बढ़ गया, होते जाएंगे। पुनर्विन्यास के बाद अगला कार्बोनाइट पहले से ज्यादा स्टेबल होगा। देखो ऐसा बनता जाएगा ये ग्राफ। I1 इंटरमीडिएट बना, वो I2 में बदल गया अगर उसमें पुनर्विन्यास हो गया, I2 I3 में बदल गया और पुनर्विन्यास हो गया, और इनकी ऊर्जाएं कम होती जाएगी, स्थायित्व बढ़ता जाएगा। तो ग्राफ यूं चलेगा ना, ये डिक्रीजिंग। संक्रमण अवस्था में भी यही होता है, इनका निरंतर स्थायित्व बढ़ता जाता है, ऊर्जा कम होती जाती है। ऊर्जा आरेख वक्र नहीं तो ऐसे। Yes, sir. तो किसी भी अभिक्रिया में कितने संक्रमण अवस्था बनते हैं? जितने पद में होती है, जितने पदों में होती है। कितने मध्यावर्ती बनते हैं? वो कितने सॉरी हाँ, मध्यावर्ती कितने पद बनते हैं? जितने पदों में होती है उससे एक कम। ज्यादा। कम कितने पदों में हो रही है बता? ये वाली सामने लिख रही है 4 स्टेप में। संक्रमण अवस्था कितने? 3 4 में है ना? 4 नहीं दिख रहे? आज से 4 ही है। और मध्यावर्ती कम कितने बता दिख रहे हैं? 3 एक कम मध्यावर्ती बनेंगे। संक्रमण अवस्था तो उतने ही बनेंगे जितने पदों स्टेप में होते होती हैं। है। ये मैंने बताया था तुम्हें, इसको ध्यान दो वापस। ये लिखा है जो, देखो क्या लिखा है कि अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में कुल पदों की संख्या n है। हिंदी में लिखो, ये इतने में आ रहा है नहीं सर, सही नहीं है। आ रहा है सर। क्या? सही है सर। ठीक है, गुड। क्लियर सबको? वेरी गुड। अब SN1 की मैं स्टीरियो केमिस्ट्री बता रहा हूं। स्टीरियो केमिस्ट्री यानी त्रिविमीय विन्यास के द्वारा। देखो आप एल्किल हैलाइड जब भी स्टीरियो केमिस्ट्री बताएंगे ना तो अभिकारक कैसा लिखेंगे? प्रकाशिक सक्रिय। देखो मैंने प्रकाशिक सक्रिय एक्टिव लिखा है एल्किल हैलाइड। एक किरल कार्बन दिख रहा है आपको? R1 Yes, sir. अलग, R2 अलग, R3 अलग और X अलग। आपको पता है ना चतुष्फल की है, तो मैंने 2 बंद को तो एक तल में लिखा है, एक बंद तल को के एक ऊपर। तल से ऊपर। कौन है तल से ऊपर? R3। R3. और R2 है तल से नीचे। ओके। आ गया सबको समझ में? क्लियर Yes, है? sir. हाँ। अब देखो 4 ग्रुप है ना? देखो R, ये X, हाँ। तो देखो यहाँ पे ये ऊपर वाला क्या हो गया? R. R हो गया, है ना? और ये कौन हो गया तल से ऊपर? R3 R। और ये तल से नीचे? R2 और ये X, X. है ना? चतुष्फल की है ना ये? ठीक है। Yes, sir. अब मैं जैसे ही ये X हटेगा, इलेक्ट्रॉन लेकर गया है, ये बन गया प्लेनर कार्बोनाइन। प्लेनर है ये कार्बोनाइन? प्लेनर क्यों है? त्रिकोण. इस तल में आ रहे हैं ना, समतलीय त्रिकोणीय। अरे ऐसे बनाना जरूरी थोड़ी, ऐसे बनाओ तब भी प्लेनर ही हो। कैसे ही बता दो इसको, है तो प्लेनर ही ना। तो जैसे ही ये हटा, कैसा बन गया है? समतलीय प्लेनर। त्रिकोणीय। बना के नहीं बना? अब इस कार्बन पर प्लस चार्ज है ना, रिक्त कक्षक है ना। अब नाभिक स्नेही का अटैक होगा, यहां से और यहां से जुड़ने की एकदम बराबर संभावना है। देख लो ना आप, 50% Yes, sir. यहां से, यहां से जुड़ता है तो विन्यास का धारण हो गया, यहां से जुड़ेगा तो विन्यास का, प्रतिस्थापन. यानी दोनों प्रोडक्ट बनेंगे बराबर। 50% धारण प्रतिपन्न। वाला, देखो प्रोडक्ट। मैंने यहां से X हटाया है, जहां से X हटाया है वहीं NU जोड़ा तो विन्यास का विपरीत साइड से जोड़ा तो दोनों बराबर। और पता है दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है। दोनों क्या Yes, है? sir. बिंब प्रतिबिंब समन्वय। और बिंब प्रतिबिंब समन्वय का सममूलर मिश्रण, Racemic मिश्रण. याद आ गया? और रेसिमिक मिश्रण प्रकाशिक सक्रिय. सक्रिय होता है। सक्रिय। ठीक है? तो प्रकाशिक सक्रिय, वो सॉरी क्या बोल दिया मैंने?
नहीं होता अक्रिय है। 50% डेक्स्ट्रो, 50% लीवो, तो नेट रोटेशन 0। 0 आ गया आपको समझ में? क्लियर है सभी को? Yes, गुड। तो SN1 में Yes, sir. प्रकाशिक सक्रिय एल्किल हैलाइड लेने पर उत्पाद क्या बनेगा? racemic मिश्रण रेशमिक मिश्रण, जो प्रकाशिक अक्रिय होता है। तो अगर आपको कोई अभिक्रिया में ये क्वेश्चन पूछे ना, किस एल्किल हैलाइड का रेशमीकरण शीघ्रता से होगा, तो पता है वो क्या पूछ रहा है? SN1 के लिए क्रियाशीलता कौन अधिक है, ये पूछ रहा 3 है। डिग्री का तो 3 डिग्री का ज्यादा होगा ना, ऐसे कर। ओके, तो आज यहाँ तक ही पढ़ते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर सर आप वेलकम बेटा। यस, एक्स्ट्रा क्लास कब लोगे सर? आपने कहा था ना। एक्स्ट्रा क्लास नहीं सर, आजकल मैं RM20 के लिए, हाँ एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़ेगी ना। हाँ सर लेकिन सर ठीक है, सुबह के टाइम सही रहती है क्या? ठीक नहीं है, सर तो शाम सर आज तो शायद कम ही है पॉसिबल, क्योंकि आज मेरी दोनों क्लास लग गई, आज एक तो और नया zoology बैच की है ना। आ गया। आज तो है सर जूलॉजी ठीक की है, हमारी। जूलॉजी के नाच तो हाँ आपकी, तो हो सकता है शाम को मैं मतलब डाल दूं कल सुबह के लिए, है ना? नोटिफिकेशन तो देख लेते हो ना आप लोग? ठीक है, सर, अगर लेकिन नहीं सर, हो आप नहीं डालो तो फिर ऐसे बोल जाया करो कि नहीं है आज हाँ क्लास, सर। हम देखते रहते हैं बस, फिर देखते चलो। रहते हैं सर फिर उसको बाहर अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, ओके, इसी चिंता में है ना? रहते हैं सर। अच्छा, मारे मत रहा करो तुम, ऐसे चिंता मत किया करो तुम, मस्त रहा करो, ठीक है? इसको उसी चिंता में रहता है। ठीक है, ओके, ठीक है, थैंक यू, खुश रहो।